हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज का। और आज के लेक्चर में अपन जीपी स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो डिटेल में कवर करते हैं टॉपिक को। अब देखो देखते जाओ एक एक करके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो भी चीज कराया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो सारी चीज आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं होता है तो जरूर पूछ लोगे, है ना। अभी अपन जीपी स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। एपी के जैसा ही काफी इंपॉर्टेंट है, सारे वही प्रॉपर्टीज लगभग ट्रू हो जाते हैं, है ना। तो आप जरा ध्यान से सोचो इस चीज को, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero and each of the succeeding terms is equal to the preceding term multiplied by a constant. Thus, in GP, the ratio of successive terms is constant. Constant factor is known as common ratio. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, मान लो कोई एक फर्स्ट टर्म है, उसको अपन लोग क्या करेंगे कि किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म निकालेंगे, उसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आएगा, उसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म आएगा। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म ऐड होता जा रहा था ना, a आया था, फिर a प्लस डी आया था, फिर a प्लस 2d आया था, उसी सेकंड टर्म के साथ d को ऐड कर दिया था तो a प्लस 2d आया था, उसी के साथ एक और d ऐड कर दिया था तो a प्लस 3d आया था। ऐसे चल रहा था चीजें, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो ऐड ना होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो a के बाद आएगा a इंटू आर, उसी चीज के साथ अगर मैं एक और r मल्टीप्लाई कर दिया तो वो a r स्क्वेयर आ जाएगा, उसी चीज के साथ एक और r अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो a r क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से चीजें चलते जाएंगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अभी जैसे उधर d का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि ये चीज इंक्रीज होता हुआ जाएगा या डिक्रीज होता हुआ जाएगा, सिमिलरली इधर भी r के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर इट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन नेचर। क्लियर है। तो ये है आपका मुद्दे का चीज जो आपको ध्यान से समझना है। समझ आ रहा है मेरी बात। तो ध्यान से मेरे साथ साथ स्टडी करो एक एक चीज को, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और कंसेप्चुअल पार्ट है जहां पे मैं आपको पिक करने वाला हूं, ठीक है ना। मैं फर्जी और एकदम रद्दी फॉर्मूला बेस्ड चीजों में ज्यादा पकड़ता नहीं हूं, वो आपका काम है करना। मैं आपको रो कंसेप्ट दूंगा और उस कंसेप्ट को पकड़ के दूंगा, समझ में आ रहा है ना। उसको ध्यान से समझो, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, एक पैटर्न ही मैं बना सकता हूं, इस क्वेश्चन का मैं एक सेट बना सकता हूं इस बेसिक डेफिनेशन के ऊपर, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो उसको जरा ध्यान से आप बढ़िया से समझो एक बार कि क्या कहने का कोशिश कर रहा है कि व्हेन द जीपी इज इंक्रीजिंग, व्हेन इट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर, कब ये कांस्टेंट होगा, कब ये मोनोटोनिक। एक चीज, एक वर्ड में यहां पे यूज करूंगा, मोनोटोनिक। इस चीज को ध्यान से समझना। कैलकुलस में इसके बारे में बड़े अच्छे से रूबरू हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी बस ध्यान से मैं समझा रहा हूं कि मोनोटोनिक वर्ड अगर कभी भी आपको मिल जाता है इन मैथमेटिक्स, मोनोटोनिक वर्ड का मतलब होता है कि ये चीज जो है, जो जिस चीज का भी आप मोनोटोनिक नेचर का बात कर रहे हो, अगर मैं बोलता हूं कि वो चीज मोनोटोनिक है, मतलब आइदर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा, जब तक आपका रेंज आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली देखोगे ये इंक्रीज कर रहा है, या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इंक्रीज कर रहा है थोड़ा तो थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा इंक्रीज कर रहा है तो थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, ऐसा सीन नहीं बनेगा। आइदर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन नेचर, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फर्क नहीं पड़ता है, बट पूरा इंक्रीज होना चाहिए, या तो पूरा इंक्रीज करेगा या तो पूरा डिक्रीज करेगा। दिस इज नोन एज मोनोटोनिक नेचर। अगर इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तब इसको अपन नॉन मोनोटोनिक नेचर बोलेंगे। समझ आ रहा है ना। तो ये बस दिमाग में ध्यान पे रख देना और साइड में कॉपी में बस एक जगह पे लिख के रख दो। बाकी ऑफिशियली अपन कैलकुलस में इसके बारे में बातचीत कर लेंगे। अभी ध्यान से देखो, तो आपने समझ गया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। किसी कांस्टेंट टर्म से किसी फर्स्ट टर्म जो होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मेरे पास अगले नेक्स्ट टर्म्स मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आर के वैल्यू के ऊपर। अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है तो आर स्क्वायर आर क्यूब ये बढ़ता जाएगा, और अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है तो ये डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे आर ग्रेटर देन 1 एंड आर लेस देन 1 का खेल है, बट बहुत सारे फैक्टर्स आएगा यहां पे, ठीक है ना। जैसे एपी में था ना कि डी अगर पॉजिटिव हो गया तो ही इंक्रीज करेगा और डी अगर नेगेटिव हो गया तो ही डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ऐसा यहां पे नहीं है, यहां पे थोड़ा सा चीजें जो है थोड़ा सा घुमा के आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो वही सारी चीज मैंने आपको यहां पे ब्लू पेन से लिख करके दिया है।
पहली बात तो यहां पर ब्रैकेट में लिखा है कि a, r नॉन जीरो, क्योंकि देखो अगर कॉमन रेशियो जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना, टर्म जो है आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो सारे टर्म जीरो मिल जाएगा, तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस बनता ही नहीं है ना, इसीलिए अपन बोल देते कि कॉमन रेशियो कभी भी जीरो नहीं ले सकते अपन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, एपी में आप जानते हो तो वो आपका सारे टर्म्स जो है वो सेम हो जाता है, आइडेंटिकल हो जाता है, तो उसको अपन कांस्टेंट एपी या फिर सिर्फ नॉन मोनोटोनिक एपी बोल सकते हैं। एपी में भी ये टर्म डिफाइंड है, मोनोटोनिक या फिर नॉन मोनोटोनिक, है ना। अगर सारे टर्म देखो ना, अगर डी पॉजिटिव है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअसली, टर्म वैल्यू जो है बढ़ता जा रहा है, दैट इज मोनोटोनिक नेचर। अगर डी नेगेटिव हो गया तो ये कांस्टेंटली डिक्रीज होता जाएगा, वैल्यू कंटिन्यूअसली, अगला टर्म पे आप चलते जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, दिस इज नॉन मोनोटोनिक नेचर। बट अगर ये डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, तो दिस इज नॉन मोनोटोनिक नेचर। अगर इंक्रीज हो रहा है, डी पॉजिटिव या फिर डी नेगेटिव है, तो ये मोनोटोनिक नेचर है, समझ में आ रहा है ना। तो कांस्टेंट टर्म को भी मैं, कांस्टेंट जो नेचर है उसको भी नॉन मोनोटोनिक बोल सकता हूं, आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग, इसको मोनोटोनिक बोलेंगे, कांस्टेंट नेचर को नॉन मोनोटोनिक बोल सकते हैं, क्लियर है। और अगर वो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा वापस, ठीक है ना। तो ये मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक का आइडिया आपका क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कि अगर पूरा इंक्रीज कर रहा है दैट इज डी इज पॉजिटिव और डी इज नेगेटिव, तो ये मोनोटोनिक होगा एपी, और अगर डी जीरो हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे आर जीरो का कोई सिग्निफिकेंस बनता ही नहीं है, सारे टर्म ही जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट दूर की बात है, पूरा सीक्वेंस में कोई टर्म ही नहीं रहेगा, सारे जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए आर को अपन क्या बोलते हैं, नॉन जीरो, ठीक है। और फर्स्ट टर्म भी ऑब्वियसली नॉन जीरो ही बोलेंगे, फर्स्ट टर्म अगर जीरो हो गया तो सारे टर्म तो यहाँ पे ऐसे ही जीरो हो जाएगा ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। चलो अभी बात करते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, ये सब कंसेप्ट में बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मैं सवाल बना सकता हूं आपके लिए, समझ में आ रहा है ना, सर ध्यान से देखिएगा। मान लो इस सीक्वेंस को आप देखते जाओ और ध्यान से मेरे साथ साथ सोचते जाओ, ठीक है। मान लो कि आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इस पर अपन बाद में आ रहे हैं, पहले इन चारों पे बात करते हैं, तो ए मान लो पॉजिटिव रखा, फर्स्ट टर्म जो है उसको मैंने क्या रखा, पॉजिटिव रखा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है तो मैं ये ऊपर वाला चीज इरेज कर रहा हूं, तो आप ये ऊपर वाला डेफिनेशन पहले उतार लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा जगह निकाल सकूं आपको समझाने के लिए। तो देखो क्या है कि बोला जा रहा है कि a ग्रेटर देन 0 और r लेस देन आर ग्रेटर देन 1, ए को मैंने ग्रेटर देन 0 मान लिया, मान लो ए मैंने फर्स्ट टर्म 2 कंसीडर कर लिया, अभी आर मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, आर को मैंने मान लो 4 कंसीडर कर ली, तो अगला टर्म क्या मिलेगा, 2 into 4 दैट इज 8, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा 32, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो समथिंग 120 और 128, इस तरीके से जाएगा। तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है ना, सारे के सारे वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग जीपी, ऐसे एरो अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज हो रहा है, सिंबल दे रहा हूं, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई नोटेशन नहीं है, ऐसा मैं ऐसे ही दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इतना लिखना कौन है, तेरे को अगर शौक लिख लीजिए कॉपी में अच्छे से, इंक्रीजिंग है ना। चल मेरे पास जगह नहीं था तो मैंने ऐसे ही दे दिया, एरो से समझा दिया, समझने से मतलब है चीजों को। चलो अभी मान लेते ए को मैंने 2 ही रखा, ए को मैंने पॉजिटिव ही रखा, देखो ये इंक्रीजिंग मिला ना, मिला। चलो ए को मैंने पॉजिटिव ही रखा और आर को मैं 1 से छोटा कर दिया, मान लो 1 से छोटा पहले 4 लिया था, अभी अपन 1/4 ले लेते, तो 2 into 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 हो जाएगा, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/128 हो जाएगा, है ना। तो सीन जो है कुछ इस तरीके से बनेगा ना। तो अभी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस से डिक्रीज होता जा रहा है ना, देख रहे हो ना, वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज हो रहा है, इधर नंबर ऑफ टर्म्स जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या, कौन सा नेचर है, नॉन मोनोटोनिक नेचर है, सॉरी अरे यार मोनोटोनिक नेचर है। और मोनोटोनिक में कौन सा नेचर है, मोनोटोनिक मतलब 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो सिर्फ इंक्रीजिंग या तो सिर्फ डिक्रीजिंग, तो कौन सा होगा, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जा रहा है, क्लियर, समझ आ रहा है। चलो अभी अपन बात करते हैं ए नेगेटिव, अभी मैंने ए को नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना, तो ये दोनों को मैं हटा रहा हूं,
आप लिख दीजिएगा इन दोनों के साइड पे। अच्छा चलो जगह है तो मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना। इस लाइन को भी हटा देता हूं तो और दो जगह निकल जाएगा, ठीक है। चलो ए को मैंने मान लिया, मान लो -2 और आर को मैंने रखा 4, आर ग्रेटर देन 1 है ना, आर 4 है, तो अगला -8 होगा, फिर -32 होगा, फिर -128 होगा। ये कौन सा नेचर है बोलना, ये कौन सा नेचर है? -2 तो सबसे बड़ा था ना, ये सबसे -2 तो बड़ा है, फिर -8, फिर -32। अगर माइनस पे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है तो वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो घटता जाएगा ना, दैट इज इसको अपन क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग नेचर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग नेचर। और अगर मैं r को 1 से छोटा कर दिया तो ये -2 के बाद -12, -1/8, -1/32, -1/128, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो यहां पे तो नेगेटिव में वैल्यू, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू घटता जा रहा है, नेगेटिव में जितना छोटा वैल्यू है उतना बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग नेचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे पास? क्लियर है? तो ये वैसे के लिए कौन सा नेचर हो जाएगा? इंक्रीजिंग नेचर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर? तो आपको ध्यान से समझना है कि ये डिक्रीजिंग है। तो बेसिकली ये चारों केस में मैं मेरा जीपी को क्या बोल सकता हूं? मोनोटोनिक जीपी बोल सकता हूं। दैट इज चारों ही केस में या तो पूरा पूरा इंक्रीज कर रहा है या तो पूरा पूरा डिक्रीज कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये चारों ही केस में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो ना कि अगर आर का वैल्यू सर 1 से बड़ा होता है, अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, बेसिकली ये सब जो रिजल्ट, ये दोनों जो रिजल्ट है ना, आप ये मत नोट कीजिएगा, ये नोट करने से ही होगा। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों नोट मत करें क्योंकि ये स्पेसिफिक केस है, सिर्फ a ग्रेटर देन 0 के लिए। ये चारों नोट करने से ही होगा, ये दोनों नोट करने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये चार केस आप समझ गए कि ये चारों ही केस मोनोटोनिक जीपी को इंडिकेट कर रहा है, जहां पे 2 केस में इंक्रीजिंग मिल रहा है, 2 केस में डिक्रीजिंग मिल रहा है। ऐसा रूल मत बना देना। बहुत बच्चे को मैं बोलता हूं, देखता हूं, बहुत किताबों में लिखा हुआ रहता है कि अगर r ग्रेटर देन 1 है देन द जीपी विल बी इंक्रीजिंग। भाई अगर r ग्रेटर देन 1 है तो जीपी हमेशा इंक्रीज करेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। r ग्रेटर देन 1 अगर होता है तो जीपी इंक्रीज तभी करेगा जब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा। अगर r ग्रेटर देन 1 के केस में फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो गया तो जीपी डिक्रीजिंग हो जाएगा। दैट इज सिर्फ r के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। उधर एपी में सिर्फ d के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, d अगर पॉजिटिव हो गया तो ही इंक्रीजिंग हो जाएगा, d अगर नेगेटिव है तो ही डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा नहीं है सीन। यहां पे सीन क्या है? यहां पे सीन फर्स्ट टर्म के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट तो चेंज हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बस वही चीज है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? पक्का? तो ये चार चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। विद प्रॉपर वैलिड एग्जाम्पल आप कॉपी में ये चीज लिख करके रखें, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये मेरा नोट्स है, ये मेरा नोट्स है। ये अगर पूरा छापने में कॉपी में आपको 3 पेज लगता है तो आपको 3 पेज लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको 5 पेज लिखना पड़ेगा। ये मेरा नोट्स है, मैंने एक साथ उतार दी क्योंकि बार बार पॉज करके वीडियो बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। समझ आ रहा है ना? अपन इसको रिलीज कर करके समझाते जाएंगे, बट जो जो एग्जाम्पल अपन एक्सप्लेन करने के टाइम यूज कर रहे हैं अगर कॉपी में नहीं गया तो दिक्कत हो जाएगा, तो रिवीजन के टाइम याद नहीं रहेगा। आप मेरे को थोड़ी ना पढ़ा रहे, ओपन पढ़ा रहे आपको, ठीक है ना। अपने पास एक ही सब्जेक्ट है, आपके पास 5-6 सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो आप भूल जाओगे। मैं भले भूल जाऊंगा तो मेरे को याद आ जाएगा, मैं थोड़ा सा सोचूंगा तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा होता है। आप भी अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते तो आप भी नहीं भूलते। समझ आ रहा है ना? तो सारी चीज सोचना पड़ेगा, इसीलिए कॉपी में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। हमेशा तो मेरे को नहीं पूछ सकते ना भाई, और मैं भी कितना बोलूंगा, डाउट बोलते 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 पागल हो जाऊंगा कभी। समझ आ रहा है? तो आपको भी सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो ये हो गया। अब ये अगर यहां पे लिखा है ये 2 पॉइंट कि आर का वैल्यू अगर 1 हो जाता है, अगर आर 1 हो जाता है तो इसको अपन नॉन मोनोटोनिक जीपी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आर 1 हो गया तो ए, फिर ए आर भी तो ए ही हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर भी ए ही हो जाएगा, फिर ए आर क्यूब भी ए ही, मतलब सारे टर्म ये हो जाएगा। दैट इज कांस्टेंट जीपी। इसको अपन कांस्टेंट जीपी भी बोल सकते हैं, इसको अपन कांस्टेंट जीपी भी बोल सकते हैं, या फिर नॉन मोनोटोनिक जीपी। अच्छा बच्चा वही होता है जो एक एक चीज नोट करके रखता है, ठीक है, पता ही चल जाता है, ठीक है ना। अभी देखो आर अगर लेस देन 0 है, यहां पे बहुत बड़ा सवाल है। अगर यहां पे जो हमने बोला आर को कहीं पे नेगेटिव नहीं रखा, आर को हमने 1 से बड़ा 1 से छोटा रखा, 1 से छोटा में नेगेटिव भी आता है बट हमने 0 पे रोक दिया था। अभी हम सोचते हैं कि आर अगर नेगेटिव हो गया तो क्या हो सकता है, ठीक है। आर अगर नेगेटिव हो गया तो सीन क्या हो सकता है, सोचते हैं, जरा एग्जांपल लेकर के सोचते तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आर अगर नेगेटिव हो गया
तो कहानी क्या हो सकता है वो जरा ध्यान से सोचते हैं। ठीक है, आर अगर नेगेटिव हो गया, मान लो ए को मैंने पॉजिटिव मान लिया, दैट इज 2 मान लिया, आर को मैंने मान लिया, आर को मान लिया -2, ठीक है, तो 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, -4 इंटू -2 हो जाएगा 8, 8 इंटू -2 हो जाएगा -16, फिर -16 इंटू -2 32, फिर -64, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू प्लॉट करता जाऊं तो क्या मिल रहा है, 2 आ रहा है, 2 मान लो y एक्सिस, मान लो कोऑर्डिनेट प्लेन में मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो x मान लो पहला y का वैल्यू 2 मिल रहा है, फिर -4 मिल रहा है, फिर 8 मिल रहा है, फिर -16, 2 से बड़ा होगा ना 8, फिर -16, फिर 32, फिर -64। मतलब सीन जो है वो कुछ इंक्रीज डिक्रीज इस टाइप का हो रहा है ना, ये ऐसे नेचर हो रहा है ना, इंक्रीज डिक्रीज। अरे भाई अगर चीजें इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा तो इसको अपन मोनोटोनिक नेचर बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक नेचर। इसीलिए आप ए को नेगेटिव मान करके भी देख सकते हो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज, सिर्फ इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो मोनोटोनिक होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। दैट इज, ये क्या हो जाएगा, नॉन मोनोटोनिक जीपी हो जाएगा, जो यहां पे लिखा हुआ है नॉन मोनोटोनिक जीपी। क्लियर है, समझ गए ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन के ऊपर मैं सवाल बनाऊंगा टेस्ट में, याद रखिए 11 तारीख वाले टेस्ट में। ठीक है, अगर इसको ध्यान से समझ गए जो बच्चा, वो आंसर कर देगा उस क्वेश्चन को। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, ऐसे सवाल। खैर इस तरीके कोई क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं अभी तक, बट जे कभी भी चाहे तो इंक्लूड कर सकता है इसको। ठीक है, तो समझ के रखिएगा इस चीज को, है ना। तो यहां पे मैंने कोट डाल दिया है। कॉमन डिफरेंस में हमने क्या पढ़े थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इमेजिनरी 4 हो सकता है। 0 अगर हो गया तो नॉन मोनोटोनिक एपी हो जाएगा, दैट इज कांस्टेंट एपी। बट यहां पे 0 का कोई सीन ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी सिर्फ 3 ही रखा। ठीक है, क्लियर है, तो बस वही चीज है। ठीक है ना, तो ये अपन बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए, खत्म, हटा दो भाई, आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली पोस्ट करके। ठीक है, अपन हटा दें, आगे देखते भाई, आगे देखते चलो। तो ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में अपन लोग बातचीत कर रहे थे इतना देर तक। अभी आएंगे हम अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। ये अपने प्लस लगा दी बीच में, तो ये सीरीज बन जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते nth टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीपी पे। एपी पे क्या था, एपी पे था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जीपी में क्या हो जाएगा, nth टर्म a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, बिकॉज फर्स्ट टर्म पे देखना क्या है, a इंटू आर टू दी पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 1, a इंटू आर टू दी पावर 0 लिख सकते हैं ना, दैट इज 1 माइनस 1। यहाँ पे a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1, तभी तो ar बच रहा है। यहाँ पे a आर टू दी पावर 3 माइनस 1, ऐसा सीन बन रहा है। तो n वाले पे क्या आएगा, a आर टू दी पावर n माइनस 1 आएगा ऑब्वियसली। तो दिस इज योर a आर टू दी पावर n माइनस 1। तो ये हो गया जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हो या सीरीज हो, nth टर्म का फॉर्मूला, जहां पे a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, आप जानते हो। r क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। r क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा, जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कॉमन रेशियो इज, ज्योमेट्रिक में, अरिथमेटिक में क्या था, कॉमन डिफरेंस कैन बी एनी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, बट ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन क्या बोलते हैं बेसिकली, कि आर इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो नॉन जीरो रियल नंबर और बाकी कोई भी इमेजिनरी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, बिकॉज सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जानते हो। तो यहां तक बातचीत हो गया है ना। अभी अपन बातचीत कर लेते हैं, ये n क्या है, ये n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ये n क्या है, ये n है नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट जीपी। समझ में आ रहा है ना, उस जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है ना, कितने नंबर ऑफ टर्म है। ये तो आपका लास्ट टर्म है ना, इसको अपन एल से भी डिनोट करते हैं, आप जानते हो, एल से भी डिनोट करते हैं ना इसको, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना। तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उस जीपी सीरीज में या फिर सीक्वेंस में, जो भी ये प्रोग्रेशन बोल दो, काम हो जाएगा। तो वो है आपका n। ठीक है ना। तो यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला वगैरह लिखा गया है, वही एपी के तरह, और नया नया फॉर्मूला बनाया है, आप देख लो।
आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, जैसे उधर डी नहीं निकालते थे एल माइनस ए बाई योर एन माइनस वन, ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे आ गया आर का वैल्यू इस जगह से एल बाई ए होल टू द पावर वन बाई एन माइनस वन, ठीक है ना, तो आराम से आ जाएगा ये सब, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है मेरे पास ये, ठीक है, तो फर्स्ट से अगर मैं लास्ट टर्म को देखूं तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और लास्ट से इधर से अगर मैं ऑब्जर्व करना शुरू करूं और इधर से मेरा फर्स्ट टर्म को इधर से मेरा लास्ट टर्म कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, लास्ट से फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये और लास्ट टर्म हो जाएगा ए। तो यहाँ पे एक नोट है, देखो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड कौन हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, ये देखो ना, इस फॉर्मूले से ए का वैल्यू निकाल सकते हो ना, tn बाई आर टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा, और tn को यहाँ पे l लिख दिया तो l बाई आर टू दी पावर एन माइनस वन, tn डैश मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, nth ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है ना, मैंने ऐसे ही डिनोट किया, ठीक है ना, tn डैश मतलब nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब फर्स्ट टर्म का बात कर रहा है, अगर शुरुआत से इधर से देखो nth टर्म कौन होगा, लास्ट वाला होगा, उधर से देखो nth टर्म कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा, है ना, तो ये सब कर सकते हो आप आराम से, ठीक है ना, तो वो अपन निकाल सकते हैं लास्ट टर्म, प्रोवाइडेड कि लास्ट टर्म शुड बी गिवन, ठीक है ना, लास्ट टर्म दिया होना चाहिए तभी तो निकाल सकते हैं ना, अदरवाइज फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है ना, कि लास्ट टर्म आपको दे दिया, कॉमन रेशियो दे दिया और नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दिया, तो पूछ लिया फर्स्ट टर्म क्या है, जो कि आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, बट फिर भी मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है। चलो आगे चलते, शुरू करते प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अपन एपी में भी स्टडी किए थे डीप में, आप जानते हो, है ना, पहला प्रॉपर्टी था कि किसी भी एपी सीरीज में या फिर सीक्वेंस में, मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, उसमें अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म से मैंने ऐड कर दिया सारे टर्म को, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगा वो भी एपी में ही रहेगा। अभी आया ये जीपी में, जीपी में क्या बोल रहा है कि सर इफ ए नॉन जीरो नंबर, क्योंकि अगर जीरो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहली बात तो मैं बता देता हूं, मैं खुद से आपको बता देता हूं, देखो आपका एक जीपी आप कंसीडर कर लो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है ना, कोई भी एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस मैंने मान लिया, अगर आपको सीक्वेंस पसंद नहीं है तो बीच में समेशन लगा के सीरीज कर दो इसको, ठीक है, तो ये आपके पास कोई भी एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है ना, तो अगर मैंने कोई भी टर्म यहां पे ऐड कर रहा हूं, कोई भी कांस्टेंट टर्म के को मैं ऐड कर रहा हूं सारे टर्म के साथ, तो आप देखना ए प्लस के बनेगा, इधर बनेगा ए आर प्लस के, ठीक है, इधर बनेगा ए आर स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन, इधर बन जाएगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस के। तो क्या ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है ये क्या एक जीपी है या नहीं, क्या बोल सकते हो मुझे whether this sequence is जीपी और नॉट, आप बोल पाओगे? अगर ये जीपी है तो कंसेक्यूटिव, जैसे एपी को अपन कैसे टेस्ट करते थे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए था, तो यहां पे क्या होना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम होना पड़ेगा, दैट इज बी अपॉन ए मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू डी अपॉन सी एंड सो ऑन द डॉट। क्लियर है? ये देखो लिखा हुआ है कि अगर A1 A2 से लेकर के AN तक अगर सब जीपी में है तो क्या होना पड़ेगा, A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इक्वल टू A4 बाई A3 इक्वल टू डॉट डॉट लास्ट वाला डिवाइडेड बाई उससे पहले वाला, दैट इज AN अपॉन AN माइनस वन, जिसको अपन सारे चीज को किसके इक्वल बोलेंगे, आर के इक्वल बोलेंगे, विच इज योर कॉमन रेशियो। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो वही चीज आपको समझना है। आगे चलते जनाब, तो आगे क्या दिखेगा आपको, तो ये कॉमन रेशियो है ना, आगे क्या दिखेगा अपने को, सेकंड बाई फर्स्ट कर दो तो क्या आएगा, ए आर प्लस के डिवाइडेड बाई ए प्लस के, इधर थर्ड बाई सेकंड कर दो, ए आर स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाई ए आर प्लस के। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या ये दोनों इक्वल है, काहे का इक्वल है, कैसे इक्वल हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। मतलब क्या कि अगर एक जीपी सीरीज आपके पास है और उसमें आप किसी कांस्टेंट टर्म से ऐड करते गए सारे टर्म को या सब्ट्रैक्ट करते गए, तो वो नया सीरीज एक जीपी सीरीज अभी नहीं बनने वाला है। समझ में आ रहा है ना? जीपी रिटेन होगा कब, जब आप किसी कांस्टेंट से प्रोडक्ट करोगे। देख लो कैसे, जैसे अगर मैं इसी को सारे टर्म को अगर किसी एक्स्ट्रा नॉन जीरो टर्म मेंशन करना क्यों जरूरी है, अगर के जीरो हो जाता है तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये नॉनसेंस चीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्लियरली देख रहे हो, अगर किसी टर्म से प्रोडक्ट करना और डिवाइड करना एक ही बात है, के को 1 बाई के कर दो, ये डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो आप कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो,
अभी देखो आप कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होता जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो आप कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो, यहां से भी क्या आया, आर आया, यहां से भी क्या आया, आर आया, ठीक है ना। अगला और ले लो, ए आर क्यूब के डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर के, ये भी क्या आएगा, आर आएगा। तो अभी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। डिवाइड करो 1/k करो, सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे पास, क्लियर है। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर्टी 1 में दोनों का, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। क्या है कि प्रॉपर्टी 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, वो एपी ही रहता है। बट इधर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जीपी नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना। एपी जीपी एचपी क्या, तीनों में से कोई नहीं होगा, तो दूसरा कुछ हो सकता है, क्या होगा नहीं पता। समझ में आ रहा है ना। बट अगर मैं एक जीपी सीरीज में या फिर सीक्वेंस में, मान लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स को अगर मैं किसी नॉन जीरो टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सारे टर्म्स को अगर मैं किसी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं, तो नया जो प्रोग्रेशन बनेगा वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा, जो मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया। और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नया जो प्रोग्रेशन बनेगा वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों लॉजिक आप कॉपी में लिख कर रखना विथ प्रॉपर्टी 1, ठीक है ना। एग्जाम में कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है, क्लियर है, समझ आ रहा है। नोट 2 तो मैंने आपको बता ही दिया, आप समझ ही गए होंगे नोट 2 क्या है ना। कि अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN अगर सारे के सारे AP में है, तो A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल होगा, वही चीज A4 माइनस A3 के इक्वल होगा, वही चीज A5 माइनस A4 के इक्वल होगा। बट अगर सारे चीज जीपी में है तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्लियरली ये बोल सकते हैं कि कॉमन रेशियो सारे टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो जाएगा। दैट इज A2 अपॉन A1 मस्ट बी इक्वल टू A3 अपॉन A2 विच इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 डॉट डॉट एंड सो ऑन चलता जाएगा AN अपॉन AN माइनस 1 तक। समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का, बस हो गया, और क्या चाहिए, क्लियर। तो इधर वाला सब खत्म हो गया, मैं रेस कर देता हूं, पॉज करके नोट कर लो भाई, ठीक है। अब ये अगला पॉइंट है, उधर चलते हैं, समझ आ रहा है, उधर चलते हैं। अगला क्या प्रॉपर्टी बोला जा रहा है कि x1 x2 डॉट डॉट xn और y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, ये दो अलग अलग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो उधर हमने पढ़े थे ना कि अगर दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास और सारे कोरिस्पॉन्डिंग 1 to 1 पहले टर्म के साथ, इस प्रोग्रेशन का पहला टर्म के साथ उस प्रोग्रेशन का पहला टर्म को आपने ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्टिंग जो चीज बन रहा था वो जीपी में बन रहा, एपी में ही बन रहा था, ठीक है ना, याद है ना आपको, ठीक है। तो उधर आपको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से वो एपी में बन रहा था, याद करो, एपी का प्रॉपर्टी देखो जाकर के आप समझ जाओगे। उधर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से एपी में बन रहा था, इधर प्रोडक्ट या फिर डिवाइड करने से एपी में बन रहा है, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ टर्म दोनों ही प्रोग्रेशन में सेम होना चाहिए, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा कंडीशन जीपी के लिए आया कि सेकंड वाले सीक्वेंस में कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। y सफिक्स में आई दिया, y सफिक्स में आई का मतलब क्या है, मैं इस प्रोग्रेशन का, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म को इंडिकेट कर रहा हूं, आई कैन बी 1 2 3 4 अप टू n, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीज जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज डिवाइड के वक्त ये सारी चीज डिनोमिनेटर में आया ना, और अगर साले ये सारी चीज जीरो हो जाता है तो ये पूरा चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि y सफिक्स i कैन नॉट बी जीरो, समझ आ रहा है ना मेरे पास, ठीक है। तो वही चीज अपने को समझ करके रखना है, ठीक है। तो अगर मैं बोल देता हूं, मैं वापस एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था, बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन होगा, ठीक है। इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं हो रहा था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। उधर प्लस या माइनस के लिए ट्रू है और इधर इंटू या फिर डिवीजन के लिए ट्रू है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अगर जीपी में है तो अपन भाई क्या लिख सकते हैं, x2 बाई x1 इक्वल टू x3 बाई x2 डॉट डॉट इक्वल टू xn अपॉन xn माइनस 1 इज इक्वल टू r1। जनाब ऐसे बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं जनाब, और नेक्स्ट है हमारा कि y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, ये भी जीपी में है, तो यहां से भी अपन बोल सकते हैं कि y2 बाई y1 इक्वल टू y3 बाई y2 डॉट डॉट yn बाई yn माइनस 1 इक्वल टू r2, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या आएगा कि x1 y1 x2 y2 x डॉट डॉट xn yn तक, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा x2 y2
x3y3 डॉट डॉट xn yn। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चीज है समझ में आ रहा है ना? ये जो चीज है, क्या ये आपका जीपी बनेगा? बिल्कुल बनेगा ना। आप कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो चेक करो, x2y2 डिवाइडेड बाई x1y1। इधर चेक करो, x3y3 डिवाइडेड बाई x2y2। अरे भाई इधर ही तो पता चला ना कि x2 बाई x1 इक्वल टू x3 बाई x2 इक्वल टू r है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? r1। और y2 बाई y1 को क्या लिख सकते हैं? r2। तो इधर भी r1 r2 आया, इधर भी x3 बाई x2 को क्या लिख सकते हैं? r1। और इधर भी y3 बाई y2 को लिख सकते हैं r2। तो सेम ही तो आया ना। तो कॉमन रेशियो जो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो मिल रहा है वो तो सेम मिल रहा है, विच इज नोन एज कॉमन रेशियो ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर सेम मिल रहा है तो ये तो जीपी में बनेगा ही ना। और अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो डिवीजन भी होगा, डिवाइड करके देख लो कंसेक्यूटिव टर्म। समझ में आ रहा है ना? प्रोवाइडेड ये दोनों कंडीशन आपके पास हो, मतलब ये दोनों के दोनों प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना पड़ेगा, तभी जाकर के ट्रू है। कंडीशन को ध्यान से रीड कर लेना, आधा पढ़ के आधा चीज अप्लाई मत करना, पहले बता रहा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो, लास्ट टर्म ऑफ जीपी बी टी एन एंड कॉमन रेशियो इज आर। तो लास्ट टर्म जैसे एपी में नहीं बताया था, लास्ट टर्म अगर टीएन होता है और कॉमन डिफरेंस अगर डी होता है तो लास्ट टर्म से पिछले वाला टर्म उससे पिछले वाला टर्म अपन निकाल सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना? कैसे? माइनस डी कर दो, टीएन से माइनस डी कर दो, जस्ट उससे पहले वाला टर्म आ जाएगा। और एक और माइनस डी कर दो, दैट इज -2d कर दो, तो उससे पहले वाला आ जाएगा। -3d कर दो, उससे पहले वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? उधर माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे जनाब। प्रोडक्ट करेंगे तो सक्सेसिव टर्म मिलेगा, डिवाइड करते जाएंगे तो प्रीसीडिंग टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? अगर लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज टीएन एंड कॉमन रेशियो आर, देन टर्म्स ऑफ जीपी फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा? टीएन बाई आर स्क्वायर डॉट डॉट। अगर शुरुआत से चाहिए तो आर से प्रोडक्ट करता है, अगर आखिरी से चाहिए तो आर से डिवाइड करेगा ना भाई, वही तो होगा। ए आर स्क्वायर कैसे मिल रहा है? डिवाइड करके या प्रोडक्ट करके? प्रोडक्ट करके मिल रहा है, तो उधर से अगर चाहिए तो डिवाइड करेंगे ना, ऑब्वियसली। नहीं आ रहा? बस वही चीज है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोलता है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये सारे के सारे जीपी में है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अगर ऐसा होता है तो अगर सब में मैंने लॉग लगा दिया तो सारे के सारे क्या बन जाएगा? एपी में आ जाएगा। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है क्या? चलो, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर इन जीपी। जहां पे सबको पॉजिटिव टर्म बोल के दिया, पॉजिटिव क्यों बोला ध्यान रखना, ये सारे के सारे को पॉजिटिव इसीलिए बोला ताकि ये लॉग जो है वो अनडिफाइंड ना हो, क्योंकि ये सबके सब अगर नेगेटिव होता है सारा लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा ना बे, कैसे चलेगा चीज? समझ में आ रहा है ना? तो लॉग अगर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसीलिए अपन बोलना पड़ा, ये एक्स्ट्रा वर्ड मेरे को यूज करना पड़ा, पॉजिटिव टर्म। समझ में आ रहा है ना? सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगा। तो अगर ये सबके सब जीपी में है तो क्या लिख सकते हैं? x2 बाई x1। ये सब प्रूफ करने के लिए भी दे सकता हूं एग्जाम में। ठीक है, ये सब प्रूफ करने के लिए जो करा रहा हूं, आप उसको इग्नोर करोगे तो फंसोगे खुद ही। इक्वल टू x4 बाई x3 डॉट डॉट xn बाई xn माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू r, ऐसे मान सकते। ठीक, अभी क्या कर दी मैंने? सब में लॉग लगा दी मान लो, या फिर आपको ये प्रूफ करना है ना कि ये सारे के सारे एपी में है, आपको ये प्रूफ करना है ना, सब में लॉग लगा दो तो भी प्रूफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप ऐसे कर लो। ये आपको एपी में चाहिए ना, तो ये एपी में कब होगा? जब डिफरेंस सेम होगा। तो डिफरेंस ले लो, log x2 माइनस log x1 क्या हो जाएगा? log ऑफ x2 बाई x1। एंड व्हाट इज x2 बाई x1? इट्स r, log r आ गया। अभी थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस ले लो, log x3 माइनस log x1, तो ये आ जाएगा log x3 बाई x1 सॉरी x2, तो ये आ जाएगा log r, खत्म। फिर सिमिलरली ऐसे करते करते आप log xn माइनस log xn माइनस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा log xn बाई xn माइनस 1, जो कि आ जाएगा log r। तो सेम ही तो आया ना भाई, ये सेम ही तो आया। तो अगर सेम आता है ये तो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, मतलब ये सबके सब किस में होगा? एपी में होगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया, रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस। समझ आ रहा है ना? कॉमन डिफरेंस सेम आया। लॉग का प्रॉपर्टी याद है ना? अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, तो ये हो गया काम बस। अगला प्रॉपर्टी नंबर 6, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। ठीक है, उधर क्या कर रहे थे? a माइनस
डी ए प्लस डी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म का बाद जब भी आता है ए माइनस डी ए प्लस डी, तो इधर क्या ए बाई आर ए आर, समझ आ रहा है ना। फिर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होगा, 1 बाई आर क्यूब, उधर ए माइनस 3डी था तो इधर ए बाई आर क्यूब आया, ए बाई आर आया, ए आर आया, ए आर क्यूब आया। तो वही चीज, वही फंडा चल रहा है कि सर अगर ऑड होता है तो फर्स्ट टर्म जो है वो क्या था हमारा, यहां पे भी फर्स्ट टर्म सॉरी मिड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या बोल रहा हूं, मिड टर्म। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर लिखने को बोलता है तो मिड टर्म यहां पे भी ए आ रहा है और उधर कॉमन डिफरेंस डी था बट यहां पे कॉमन डिफरेंस आर है। देखो दोनों जगह भी देखो, इस केस में भी देखो, इस केस में भी देखो। और अगर इवन पूछता है तो मिड टर्म हमारा 2 हो जाता है, एक ए बाई आर और एक ए आर, और कॉमन रेशियो हो जाता है आर स्क्वायर। उधर 2d था, इधर आर स्क्वायर आ गया। उधर जो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा था अभी इधर पावर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अभी इस तरीके से मैं अगर आप खुद से ये लिख लेना है ना, 106 टर्म उधर लिखे थे ना, 106 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी ऐसे भी लिखे थे, और 105 कंसेक्यूटिव टर्म्स वो भी लिखे थे। मैं 6 करके दे रहा हूं, 5 लिख देना। अभी 106 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर लिखना है इन जीपी तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को इवन लिखना है तो मिड टर्म हो जाएगा ये दोनों, तो मिड टर्म ये दोनों चला गया। अभी बचता कितना है, 2 चला गया तो 104 बचता है, आधा 52 हो जाएगा, 52 इधर आएगा और 52 इधर आएगा। अभी अगर इधर 52 आएगा तो नेक्स्ट क्या होगा, ए आर क्यूब ए आर टू दी पावर 5 ऐसे चालू होगा ना। ऐसे चालू होते होते अगर 3 से चालू हो रहा है कोई चीज, अगर 3 से चालू हो रहा है और आपको 52 टर्म लिखना है टोटल, तो इस सीक्वेंस का ये है तो एक एपी ना, ये है तो एक एपी, इसका 52nd टर्म क्या हो जाएगा, इसका 52nd टर्म हो जाएगा ए प्लस 52 माइनस 1 इंटू डी कितना 2, दैट इज ये हो जाएगा आपका 105। तो ये कितना आ जाएगा ए आर टू दी पावर 105। तो यहां पे टोटल हो गया 52 टर्म्स, यहां पे हो गया 2 टर्म्स, और सिमिलरली इधर ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर क्यूब ऐसे करते करते ए बाई आर टू दी पावर 105 यहां पे हो जाएगा, और 52 टर्म्स। तो 52 52 104 और 2 106 टर्म आ गया। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना मेरी बात, बस वही चीज है। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से अपन नोट्स को बनाएंगे और ध्यान से चीजों को समझेंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते। आगे बढ़ते भाई, चलो। हाँ, क्या है नेक्स्ट, नंबर 7 ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये 7 8, अच्छा 2 जगह पे 8 आ गया, तो ये 8 है तो ये 9 दे देता हूं, है ना। 7 8 9 ये सेम प्रॉपर्टी है, बस उधर प्रोडक्ट है उधर समेशन है तो इधर प्रोडक्ट आ गया, इधर प्रोडक्ट में उधर प्रोडक्ट में था तो इधर पावर में आ गया। ऐसे ही चल रहा है चीजें। देखो ना, ये प्रॉपर्टी उधर हमने पढ़े थे ना, ए प्लस डी ए प्लस 2डी, ये सबके सब अगर एपी में होता है तो T1 प्लस Tn, फर्स्ट प्लस लास्ट इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट इक्वल टू डॉट डॉट केथ टर्म प्लस n माइनस के प्लस 1th टर्म, उधर से था, ऐसा था। तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रोडक्ट में आ गए। बिकॉज अपन बोल सकते हैं ना, देखो ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये सबके सब अप टू nth टर्म तक अगर जीपी में होता है, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं ना, T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3 डॉट डॉट इक्वल टू Tn बाई Tn माइनस 1, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो आराम से मिल जाएगा T1 इंटू Tn इक्वल टू T2 इंटू Tn माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से चलते 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 ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज आगे जाकर के कंटिन्यू होगा, ये T3 इंटू Tn माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, Tn माइनस 1 डिवाइडेड बाई Tn माइनस 2 जाएगा, ठीक है ना भाई। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो यहां से क्या आएगा, T3 इंटू Tn माइनस 2 इक्वल टू T2 इंटू Tn माइनस 1, T2 इंटू Tn माइनस 1 हो जाएगा, T3 इंटू Tn माइनस 2 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये कभी ना कभी फर्स्ट से kth टर्म पहुंचेगा तो लास्ट से ये क्या आ जाएगा, n माइनस के प्लस 1। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे लिखा है, ठीक है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने बातचीत की है। नेक्स्ट सेम प्रॉपर्टी उधर भी वैलिड है इधर भी वैलिड है। बोला था स्टार्टिंग से kth टर्म जो होता है वो एंडिंग से कौन सा टर्म होता है, n माइनस के प्लस 1th टर्म। स्टार्टिंग से जो kth टर्म है वो एंडिंग से n माइनस के प्लस 1th टर्म हो जाएगा। क्लियर जनाब, n माइनस के प्लस 1th टर्म। अगर प्रूफ करने पहुंचे तो प्रूफ भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टार्टिंग से kth टर्म हो जाएगा वो tk हो जाएगा,
वो हो जाएगा ए आर टू दी पावर के माइनस वन, ठीक है। और एंडिंग से जो एन माइनस के प्लस वन टर्म हो जाएगा, है ना, दैट इज एंडिंग से जिसको मैं लिख रहा हूं वो टीडेस लिखूंगा, ये हो जाएगा एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम एंडिंग, ठीक है। तो ये एन माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम एंडिंग का अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस के प्लस वन टर्म, पलट दो इसको, फ्रॉम स्टार्टिंग एन कौन सा टी एन माइनस वन टी एन माइनस टू डॉट टी टू टी वन, है ना। इस प्रोग्रेशन में, इस जीपी में अगर मैं इसको पलट के लिख दिया तो ये जो एंडिंग से जो एन माइनस टी वन टी टू डॉट टी एन माइनस एन, सॉरी टी एन, तो इस जीपी में एंडिंग से जो एन माइनस के प्लस वन टर्म था वही चीज अगर मैं इसको पलट के लिख दिया तो स्टार्टिंग से हो जाएगा इस जीपी में, इसको पलट के लिख दिया तो ये जीपी बन जाएगा ना, इस जीपी में एन माइनस के प्लस वन टर्म इस जीपी में जो एंडिंग से था वही यहाँ पे स्टार्टिंग से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये चीज अपने को समझ में आता है, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें फॉर्मूला ए आर टू दी पावर एन माइनस वन जो पता है वो हमेशा स्टार्टिंग से पता है। तो स्टार्टिंग से यहाँ पे ए क्या हो जाएगा टी एन हो जाएगा, इंटू आर क्या हो जाएगा, आर तो आर ही रहेगा, सॉरी आर तो यहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, आर तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा ना, कॉमन रेशियो तो 1/r हो जाएगा, याद है ना, उधर कॉमन रेशियो क्या हो रहा था माइनस डी हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे 1/r आ जाएगा, ठीक है। और होल टू दी पावर एन के जगह में क्या आएगा एन माइनस के प्लस वन, ऐसे आ जाएगा। तो ये टी एन का वैल्यू क्या है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर एन माइनस के। तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये आ जाएगा ए आर टू दी पावर के माइनस वन, दैट इज टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इधर देख लिया ना, प्रूफ हो गया ये, है ना। ये भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है कि एंडिंग से जो स्टार्टिंग से जो के टर्म है वही उधर एंडिंग से एन माइनस के प्लस वन टर्म के इक्वल है। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का। चलो लिख लीजिएगा पॉज करके अच्छे से। और ये देखो ये वही चीज है जो मैंने उधर नहीं बात किया था ऐसे, है ना, ए आर जो था उधर मेरा ए आर माइनस के प्लस ए आर प्लस के, है ना, डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट होके स्क्वायर रूट हो गया। जैसे ये उधर एरिथमेटिक था, इधर ज्योमेट्रिक बन गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये आप उस नोट को देख करके उधर जैसे समझाया था ये आप खुद से समझिए। एक चीज तो आपके लिए छोड़ता हूं, अगर नहीं आता है तो बोल दीजिएगा, ये सब कंडीशन वगैरह क्यों लगाया एक बार बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना। खुद से एक एपी सीरीज जीपी सीरीज मान लो A1 A2 A3 डॉट AN तक, फिर स्टडी करो ये कैसे आया, ठीक है। उधर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया था, ठीक है। थोड़ा सा तो खुद का दिमाग लगाओ, सारी चीज वैसे क्लास में तो अपन ये करते भी नहीं, एक चीज एपी में पढ़ाते और जीपी में सारी चीज बच्चों से डराइव करवाते हैं। तो वो मौका मेरे से भगवान ने छीन लिया तो अभी क्या कर सकते, कुछ करने का है नहीं। चलो ये आप खुद से सोचिएगा, समझ नहीं आता क्लास में पूछिएगा, है ना, क्लास में ही। और ये शायद ही याद करोगे, फोन करके पूछ लेंगे। चलो आगे चलते, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है ना। एक जीपी सीरीज में एन टर्म्स अगर आपके पास है तो उन एन टर्म्स का आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है, ठीक है। तो अभी आया यहाँ पे समेशन का कंसेप्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू वाई से प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक और फॉर्मूला था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है और कैसे आया क्या नहीं आया वो सारी चीज अपन समझते हैं। तो देखो एसन, इसको मैं a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट ए आर टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। ये समेशन हमें निकालना है। तो ये सब टेक्निक जो सिखा रहा हूं ना, ये जो प्रूफ में जो चीज अपन सिखा रहे हैं ना, वही चीज आप सोच लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन करने के टाइम भी सेम चीज ही अप्लाई करेंगे, सेम चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अगर एक जीपी है तो जीपी सीरीज का समेशन अपन कैसे निकालते हैं, क्या थॉट हम जनरेट करेंगे, ठीक है ना। हम कुछ ना कुछ करके, उधर भी अपन कैंसिलेशन पे बेस्ड थे, है ना, पलट के लिख दिए थे तो फिर ट्वाइस एस कर दिए तो ये कैंसिल तो नहीं हुआ था बट एडजस्टमेंट होकर के सेम चीज बन गया था। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक ऐसा थॉट जनरेट कर सकते हैं कि देखो भाई सर आप क्या करो कि यहाँ पे पलट के अगर लिखोगे फिर अगर ऐड करोगे तो उधर तो ये सेम टर्म आ रहा था बट यहाँ पे तो a प्लस ए आर टू दी पावर n माइनस वन सेम तो नहीं आने का तो कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे तो पलट के लिख करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सर इसी चीज को ना आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, इसी चीज को अपन 8 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये क्या आ जाएगा, ए आर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब आ जाएगा।
प्लस डॉट 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 ये कितना आ जाएगा, ए आर टू दी पावर एन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, अभी अगर मैं फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ऐसे ऐसे सारी चीज कैंसिल होता जाएगा ना। कैंसिल मत लिखना आप ऐसे, बट समझ गए ना। तो यहाँ पे फर्स्ट में बचेगा ए और इधर बचेगा ए आर टू दी पावर एन। ठीक है, तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो ए कॉमन लेकर के अपन लिख सकते हैं 1 माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये टेक्निक जो आप सीखो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो जीपीसीडी का समेशन अपन ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? या फिर इसको आप माइनस कॉमन लेकर के ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखता है कि ये तभी आप यूज करना जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ये तभी यूज करना जब आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, सच दैट ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाए और ये दोनों भी पॉजिटिव है, क्योंकि समेशन नेगेटिव हो जाए अच्छा नहीं लगता है। बट कहने का मतलब तो एक ही है ना कि माइनस तो ऐसे ही कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी अगर माइनस आया तो भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कोई लॉजिक ऐसा मतलब है नहीं, बट फिर भी बुक्स वगैरह में लिख देता है कि आर अगर लेस देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला यूज करो, आर अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये फॉर्मूला यूज करो। समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है? अभी देखो, अभी आर अगर 1 तो यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि आर अगर 1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर गड़बड़ कर देगा, न्यूमरेटर भी गड़बड़ करेगा, 0 by 0 फॉर्मेट आ जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, वो अपन कैलकुलस में स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो आर अगर 1 हो गया तो आर तो 1 तो किसी भी हालत में यहां पे पॉसिबल है नहीं दोस्त। ठीक है, आर 1 तो किसी भी हालत में यहां पे हो नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने को, आर तो 1 यहां पे हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा आपका एस एन जो है वो डिफाइंड तभी होगा जब आर का वैल्यू 1 नहीं होगा। इसीलिए अपन कॉमा देकर के आर नॉट इक्वल टू 1। आर अगर 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज एन ए हो जाएगा, जो कि एक नॉन मोनोटोनिक जीपी होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो बस ये चीज ध्यान रखो, है ना? अच्छा, अभी इसी के अंडर पे ना एक स्पेशल केस आता है। एपी में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एपी में ना, जैसे आप जानते हो रामानुजन इनफाइनाइट सम के बारे में भी आप जानते हो ना, 1 प्लस सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू इंफिनिटी तक, इसको -1/12 रामानुजन ने बता के गया था अपना थीसिस में एक रिजल्ट में। ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक नेगेटिव आ रहा है, कितना अजीब सा बात है, समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली ये इंफिनिटी क्या है भगवान ही जाने, किसी को नहीं पता। ये मैथमेटिकली प्रूफ है, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। समझ नहीं आता तो बता देना, करा दूंगा कभी भी। ठीक है, बट इसीलिए अपन इनफाइनाइट एपी का बात कभी नहीं करते। ठीक है ना? क्योंकि पता नहीं है इधर एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ठीक है ना? ये यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट सीरीज बोल के एक टॉपिक ही है जहां पे श्रीनिवास रामानुजन ने बहुत ज्यादा काम किया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उनका रिसर्च पूरा उसी पे बेस्ड था, बहुत सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो। ठीक है ना? तो इनफाइनाइट सीरीज लेकर के आप बाद में जब हायर मैथमेटिक्स अगर पढ़े तो डील करोगे। ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या होता है, एक सीरीज कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, ऑसिलेटिंग होता है, बहुत सारी इधर बातचीत है। ठीक है, कब इसका समीशन पॉसिबल होगा, कब नहीं होगा, बहुत बातचीत आएगा यहाँ पे जब भी मैं इनफाइनाइट सीरीज की बात करूंगा। ये तो फाइनाइट सीरीज है, ये सब तो अभी तक एरिथमेटिक सीरीज में जितना भी आप पढ़े हो सारे के सारे फाइनाइट है। पूरा चैप्टर में आप जो भी चीज पढ़ोगे सारे के सारे फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। इन्फिनिटी तक जाएगा तो पता नहीं है दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तभी अपन वो बोलेंगे, एक मिनट रुको। सिर्फ जीपी में मैं एक स्पेशल केस बता रहा हूं, क्योंकि आपका सिलेबस में है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये किस तरीके से पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूं। इधर से ना इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते 1 मिलियन 2 मिलियन बिलियन कहां पे जाके खत्म होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी बड़ा अजीब सा चीज लग रहा है ये इन्फिनिटी, इसीलिए बोलता है ना श्रीनिवास रामानुजन को, उनको इन्फिनिटी के बारे में सारी चीज पता था। ठीक है, चलो कैसे पॉसिबल हो सकता है इतना नेचुरल नंबर का समेशन, मतलब आगे जाकर के बहुत कुछ नेगेटिव आ रहा होगा भाई। इन्फिनिटी जो है, जो गया है जिंदगी में वापस आया नहीं, है ना? और अपन तो गए नहीं, अगर जाते तो शायद पता चलता। ठीक है, उधर शायद बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा जो इसको एकदम मैनिपुलेट करके नेगेटिव आंसर दे रहा है, बट क्या है एग्जैक्टली वाकई मेरे को नहीं पता। ठीक है, जो नहीं पता वो फ्रैंकली बता देता, नहीं पता तो नहीं पता, अगर पता होता तो बता दूंगा। आपको अगर पता होता है तो मेरे को बता देना, मैं सीख जाऊंगा, है ना? आपके जूनियर्स को बता दूंगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कि इधर होता क्या है, बट ये प्रूफ हर जगह पे आपको मिल जाता है। ठीक है, ये और ये ट्रू भी है है ना? बहुत ज्यादा ये मतलब यूज भी है ये रिजल्ट। ठीक है ना? आपका वो सब अरे क्या बोलते हैं उसको, उनका नाम क्या है, थोड़ी देर पहले जो डेथ हुआ, थोड़ी देर नहीं थोड़ी दिन पहले, हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है ना? उन्होंने अपना स्ट्रिंग थ्योरी में इस रिजल्ट को बहुत वास्ट तरीके से यूज किया है। ठीक है ना? और ये वैलिड भी है। ठीक है, स्पेस साइंस में बहुत जगह भी ये रिजल्ट काम आया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये श्रीनिवास रामानुजन अगर जिंदा होते तो शायद वही बता के जाते कि ये है क्या इसका सच्चाई। बाकी जो इनका
जो बुक था डायरेक्ट वहीं से ये निकाला गया, बाद में मैथमेटिशियंस बता सकते हैं, बट मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, मैं नहीं बता सकता ये चीज क्या है। ये हायर स्टडी अगर आप करते हो तो शायद आप जरूर मेरे को बताना कभी, अगर आपको पता चले कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, बट अभी के लिए आज के टाइम में तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। खैर अगर मैं आगे बात करूं तो इसीलिए अपन इन्फिनिट समेशन का बात नहीं करते, ठीक है ना। इन्फिनिट समेशन का बात 12th तक के सिलेबस में अपन नहीं पढ़ते, इन्फिनिट सीरीज का समेशन। तो अपन जो पढ़ते हैं वो क्या है, फाइनाइट सीरीज है। यहाँ पे nth टर्म पे खत्म हो रहा है, कहीं पे खत्म हो रहा है। इन्फिनिट सीरीज तो नहीं है ना, ये फाइनाइट सीरीज है, ये खत्म हो रहा है कहीं पे। तो सिर्फ एक जगह पे एक स्पेशल केस अपन पढ़ते हैं, जीपी के केस में, जहां पे इन्फिनिट जीपी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों है और क्यों हम इसको पढ़ाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसको, है ना। जहां पे आप देखो कि चीजें इंक्रीज होता हुआ इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है, उस जगह पे मैं हाथ ऊपर कर दूंगा, नहीं पता, ठीक है। और जहां पे ये इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच रहा है, चीजें ऐसे बन रहा है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, उस जगह तक मैं आपको चीजों को बता सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। अगर ये फाइनाइट है तो बता सकते। चलो बेसिकली होता क्या है कि ये है आपका जीपी सीरीज, ये है आपका जीपी सीरीज। अभी देखो ये है आपका nth टर्म जहां पे खत्म हो रहा है। अगर मैं अभी इसको मैं nth टर्म ना बोल करके डॉटेड अप टू इंफिनिटी लेकर के चला जाता हूं, ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे कंट्राडिक्शन बातचीत होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या बातचीत होगा एग्जैक्टली, उस चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अपन लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि सर अगर मैं r का वैल्यू जो है वो अगर -1 से 1 के बीच में रखता हूं, अगर r का वैल्यू जो 1 नहीं रखूंगा, 1 अगर होगा तो नॉन मोनोटोनिक जीपी हो जाएगा। r का वैल्यू अगर -1 पे भी इक्वालिटी नहीं आएगा, दोनों पे इक्वालिटी नहीं आएगा। तो r का वैल्यू अगर मैं -1 से 1 के बीच में रखता हूं, है ना, तो क्या होगा, ये r स्क्वायर r क्यूब r⁴ ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा ना। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, बट इसका समेशन आपको नहीं पढ़ाया जाता। बिकॉज यहां पे अगर मैं कॉमन रेशियो निकालने के लिए बोलूं, सेकंड बाई फर्स्ट 2 आएगा, थर्ड बाई सेकंड 2 आएगा, फोर्थ बाई, ये इनफाइनाइट जीपी तो है, कॉमन रेशियो सेम है, आपको दिख रहा है, ये इनफाइनाइट जीपी तो है, बट इसका समेशन आपको नहीं पढ़ाया जाता, बिकॉज दिस इज एन इंक्रीजिंग जीपी। ये खत्म कहां पे होगा किसी को नहीं पता, रे भाई आगे जाकर के क्या पता नेगेटिव वगैरह आ जाए, इसका समेशन में नेगेटिव हो जाए, नहीं पता मुझे, ठीक है। बट मैं आपको इसका समेशन बता सकता हूं, इसका समेशन, क्योंकि ये सारा डिक्रीज हो रहा है और मुझे पता है कि डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा ये उतना ही छोटा होता जाएगा, और छोटा होते होते इंफिनिटी तक ये 0 के नजदीक आएगा और कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे पता है यहां पे ये चीज, ये सीरीज कहां पे टर्मिनेट होने वाला है, कहां पे ये खत्म होने वाला है, मेरे को अंदाजा है, इसीलिए इसका बात कर रहा हूं, मैं इसका बात नहीं कर रहा हूं। दिस इज डिक्रीजिंग जीपी, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनफिनिट जीपी का समेशन अपन तभी बात करते हैं जब r का वैल्यू -1 से 1 होता है, दैट इज आपका जीपी एक डिक्रीजिंग जीपी होता है। अगर आपका जीपी एक डिक्रीजिंग जीपी नहीं है तो इनफाइनाइट जीपी का समेशन पे अपन बातचीत नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है क्यों अपन इनफाइनाइट जीपी में r का वैल्यू -1 से 1 रखते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बच्चे इसको रट लेते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि ये क्यों दिया गया है, वो मेरे को आंसर नहीं दे पाते, बोलते ऐसे ही है। अरे ऐसे ही नहीं भाई, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये किसी को नहीं पता किधर जाएगा, ये बढ़ते 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 कहां पे जाएगा किसी को नहीं पता, बट इसके बारे में पता है कि ये भाई घटते 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 नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी, ये नेगेटिव। बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं कि घटते 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 कहां पे जाएगा, आपको पता है क्या, वो भी तो माइनस इंफिनिटी, नहीं माइनस पे नहीं जा सकता, ये 0 तक जा सकता है, ये घटते 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 0 के आसपास पहुंचेगा, बट नेगेटिव नहीं जा पाएगा। कैसे जा पाएगा नेगेटिव में, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है। समझ आ रहा है मेरी बात। दैट्स व्हाई इनफाइनाइट जीपी एक स्पेशल केस हम पढ़ते हैं समेशन ऑफ जीपी के अंदर में, जहां पे सिर्फ हम किस जीपी को कंसीडर करते हैं, डिक्रीजिंग जीपी, और ये सिर्फ डिक्रीजिंग जीपी के लिए ही पॉसिबल है। और डिक्रीजिंग जीपी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि डिक्रीजिंग जीपी भी बोलना प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो जाता है तो आपका ये जो है मान लो माइनस ए अगर नेगेटिव हो गया तो ये -2 हो जाएगा, ये -½ हो जाएगा, ये आपका -1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग मत बोलो, बस r का कंडीशन लिख कर रखो,
आर मॉड्यूलस ऑफ आर का वैल्यू -1 से 1 हो सकता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ आर लेस देन 1, है ना। 9th वाले बच्चे को शायद पता नहीं होगा मॉड्यूलस ऑफ आर क्या होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आर का वैल्यू जब -1 से 1 होगा तभी जाकर के ये सीरीज का समीशन पॉसिबल हो सकता है। कौन सा सीरीज? ये सीरीज का समीशन हम कब निकाल सकते हैं? जब आर का वैल्यू -1 से 1 होगा। और क्यों मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये कहां पे खत्म हो रहा है नहीं पता, ये कहां पे खत्म हो रहा है पता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, तो अभी तक हमने समझा कि क्या कब पॉसिबल होगा, ठीक है। ये समेशन हम कब निकाल सकते हैं, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, कोई फाइनाइट टाइम में रुक नहीं रहा है, पहले बता रहा हूं, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो ये इनफिनिट सीरीज कहां पे खत्म हो रहा है वो हमें पता है, दैट्स व्हाई इसका समेशन पर निकाल सकते हैं। समेशन होगा क्या? समेशन अगर n टर्म तक था तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था a इंटू क्या आया था, 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ऐसे कुछ आया था ना, ठीक है। बट अभी यही n क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया। यही n क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया ना। यही n किसको टेंड कर रहा है? इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, यही n इंफिनिटी हो गया। अभी अगर यही n इंफिनिटी होता है और r का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में होता है, मान लो r का वैल्यू मैंने मान लिया हाफ, तो हाफ टू दी पावर n मतलब हाफ टू दी पावर यहां पे क्या है? इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा? 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1 और 2 टू दी पावर इंफिनिटी। भाई 2 टू दी पावर इंफिनिटी क्या है? 2 टू दी पावर इंफिनिटी हो जाएगा ना खुद, क्योंकि 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा 4, फिर 8, फिर 6, फिर 16, 32 बढ़ता ही जाएगा कंटिन्यूअसली। तो ये डिनोमिनेटर धीरे धीरे इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर बहुत बड़ा हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो इसको ओवरऑल मैं 0 बोल सकता हूं। मतलब ये लिमिटिंग केस में ये क्या होता है आप समझोगे बाद में, लिमिटिंग केस में ये 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 0 तक पहुंच गया तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 0 दैट इज a बाई 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट जीपी। बट बच्चे इसको रट लेते, रटो मत, ध्यान से प्रूफ को समझो कि आया कैसे। जब r का वैल्यू इंफिनिटी है तो r टू दी पावर n एज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो देयरफॉर r टू दी पावर n टेंडिंग टू 0 हमेशा नहीं होगा। r अगर 1 से बड़ा है तो r टू दी पावर इंफिनिटी, देखो ना 2 टू दी पावर इंफिनिटी हो रहा है, क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा है ना। बट अगर ये डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आया तो 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 के नीचे अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो वो 0 के बहुत आसपास चला जाएगा ना भाई। डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना ही ओवरऑल वैल्यू घटता जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्यों ऐसे अपन लिख पाए, सिंस r इज इन द इंटरवल -1 to 1, r इस इंटरवल में है, इसीलिए r टू दी पावर n को मैं 0 के आसपास बता सकता हूं। एंड दैट्स व्हाई ये 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस आर होकर के a बाई 1 माइनस आर आया। क्लियर? समझ आ रहा है ना। तो ये आपका लॉजिक है इनफिनिट जीपी का समेशन के पीछे। याद रखना ये कब पॉसिबल है, जब r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, और इसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज r? r इज द कॉमन रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो प्रूफ के साथ सारी चीज एक्सप्लेन करके रखें। आगे बात करते ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन क्या था? अगर a b c तीनों AP में है तो b को मैं क्या लिख सकता था, a प्लस c बाई 2 विच इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c b। तो अभी अगर मैं abc को gp में बोलता हूं तो b बाई a इक्वल टू c बाई b हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर का वैल्यू ac हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ ac। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये हो गया b हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, ठीक है। तो अगर मैं दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा हूं तो ये अंडर रूट a इंटू c आया। अगर मैं nth टर्म का ज्योमेट्रिक मीन बोलूं तो सारे टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा, और जितना टर्म अंदर है उतना टू दी पावर 1 बाई n बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी a इंटू सी होल टू दी पावर हाफ है ना, रूट मतलब तो हाफ है। समझ में आ रहा है ना। तो अरिथमेटिक मीन में क्या हो रहा था, सबका समेशन डिवाइडेड बाई n, इधर क्या होगा, सबका प्रोडक्ट होल टू दी पावर 1 बाई n। समझ में आ रहा है ना, इधर क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट होल टू दी पावर 1 बाई n। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बट यहां पे एक कंसेप्ट है, हर जगह पे मैं क्वेश्चन को घुमा सकता हूं। क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन हर केस में डिफाइन नहीं होगा। कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा, देखो अगर ये n इवन होता है, अगर ये n इवन होता है, मान लो n का वैल्यू 2 ही मैंने बोल दिया, तो 2 अगर होता है, जैसे ये केस ले लो आप अंडर रूट ac, क्या ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइंड है? नहीं। ये क्वांटिटी कब डिफाइंड है, जब a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
बिकॉज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज डिफाइंड नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज अगर आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्वांटिटी बन जाता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। बट अपन ये सब रियल नंबर्स की भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, रियल सीरीज सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव चीज आ जाएगा तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। दैट्स व्हाई अपन बोलेंगे कि ये जब भी n, अभी हमेशा तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो जाता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के अंदर तो नेगेटिव हो सकता है। बट अपन क्या जानते हैं कि इवेंथ रूट के अंदर नेगेटिव, जब अगर यहाँ पे इवन आ गया तो इवेंथ रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, एवेंथ रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा। तो जब जब इवन वाला कंडीशन आएगा यहाँ पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि a इंटू सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इन सबका प्रोडक्ट जो है तब पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन सबका प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए वो अलग अलग कंडीशन बन सकता है, ठीक है ना, ए और सी बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, अगर नंबर बढ़ गया तो और भी कंडीशंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो बस ये आप याद रखना, इफ n इज इवन देन ऑल द प्रोडक्ट then the product of all this must be positive, otherwise GM between them does not exist, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, एक और कंसेप्ट मैं आपको समझा सकता हूं। यहां पे मान लो मैंने आपको 4 और 6 का GM पूछा, GM, तो आप बोलोगे 4 और 6 का GM मतलब दोनों का प्रोडक्ट होल टू द पावर जितना नंबर होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहां पे 2 नंबर है तो होल टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा √24। बिल्कुल सही। अगर मैं GM ऑफ -4 एंड -6 बोला तो भी आप सेम फॉर्मूला अगर लगा देते हैं तो सत्यानाश हो जाएगा, आप बोल दोगे √24। अभी ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या है, मीन मतलब उन दोनों के बीच में है वो। अभी बोलो तो भाई -4 और -6 के बीच में √24 का कोई जगह है क्या? इन दोनों नेगेटिव नंबर के बीच में एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता है ना, तो कैसे होगा ये? हाँ, तो इसीलिए अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है तो जीएम लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान से होशियारी के साथ लिख लीजिएगा, यहां पे आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लिख के दिया, जीएम ऑफ ए एंड बी जी इक्वल टू -√AB इफ a, b लेस देन 0, ठीक है ना। इफ बोथ a, b लेस देन 0, समझ में आ रहा है, क्लियर है, वही चीज है, ठीक है। अभी हमारा लास्ट कंसेप्ट है यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, जो कि आपका इंसर्शन, ठीक है। और इंसर्शन क्या है आप जानते हो, इंसर्शन लास्ट टॉपिक है। इंसर्शन ऑफ n GMs बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन को मैं इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। a और b 2 नंबर है, उन दोनों के बीच में मैं n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं n एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करता हूं तो ये सब के सब AP में होगा, अभी ये क्या हो जाएगा GP में होगा, क्योंकि मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे n GMs है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो ये अगर GP में है तो इसका कोई कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा, वो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, Tn+2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, B, n+2 टर्म इज B, n+2 टर्म का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म है A, कॉमन रेशियो को मान लिया R, होल टू दी पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे क्या है n+2, क्योंकि B को आप क्या बोल रहे हो, Tn+2, यहाँ पे अगर T7 है तो यहाँ पे 7 - 1 होगा, Tn+2 है तो यहाँ पे n+2 - 1 होगा, ठीक है। यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा B/A होल टू दी पावर 1/n+1। तो R अगर मिल गया तो G1 आ जाएगा, G1 क्या हो जाएगा, A के साथ R मल्टीप्लाई कर दो, G2 आ जाएगा A इंटू R², G3 आ जाएगा A इंटू R3, डॉट GN आ जाएगा A इंटू R⁴ और R सबको पता है, A भी पता है, तो आराम से सारी चीज आ जाएगा, क्लियर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इंसर्ट n GMs। तो वापस बोल रहे हैं, एरिथमेटिक मीन में भी बोला था कि A इंटू A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पे अगर मैं GN का फॉर्मूला देखूं तो ये AR⁴n आ रहा था, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁴n-1। इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द GP सीरीज, बट यहाँ पे n क्या है, n GMs है दैट आर इंसर्टेड इन बिटवीन 2 नंबर्स। समझ में आ रहा है क्या? तो इन डिफरेंस को ध्यान से आप समझ के रखिएगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर लेंगे, इंसर्ट 5 GMs बिटवीन
ये सब कर लोगे आप आराम से, ठीक है। अभी क्वेश्चन करना होगा तो ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है ना। इंसर्ट 5 GMs बिटवीन, मान लो 4 and 9 बोल दिया, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये N हो गया, तो R का वैल्यू निकाल दो, 9/4 होल टू दी पावर 1/n+1। R आ गया तो G1 का वैल्यू हो जाएगा A इंटू R, फिर G2 हो जाएगा A इंटू R स्क्वायर। A पता है, R पता चल गया, तो आराम से निकाल दोगे ये सब, ठीक है। तो ये सब सिंपल सवाल है, आराम से आप कर लोगे। अभी लास्ट में जो नोट है वो देख लेते हैं। क्या था उधर नोट? जो एन एरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट करते हैं उनका सबका समेशन क्या था? n टाइम्स ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। यहां पे क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट का टू दी पावर n हो जाएगा, है ना। और यहां पे सबका समेशन नहीं होगा, यहां पे सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। वो देखो नोट में लिखा गया है। तो इनका सबका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा AR, दूसरा वाला हो जाएगा AR स्क्वायर, तीसरा वाला हो जाएगा AR क्यूब डॉट डॉट, ये हो जाएगा AR टू दी पावर n। तो यहाँ पे टोटल कितना A है? NA है, तो A टू दी पावर n आएगा। NA को अगर सम करोगे तो NA आएगा, और अगर प्रोडक्ट करोगे तो A टू दी पावर n आएगा। अरे भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 क्यूब ही होता है ना। तो वही तो चीज लिख रहा हूं। और यहाँ पे क्या आ रहा है? R, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n तक आएगा, है ना। लॉज ऑफ इंडाइसिस जानते हो। तो इसका समेशन लास्ट क्लास में ही बताया, एबीसीडी इसका समेशन से निकाल दो, ये एपी में है, n इंटू n प्लस 1/2 आएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू भी लिख देते हैं। r का वैल्यू क्या है? b/a होल टू दी पावर 1/n+1 इंटू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n इंटू b टू दी पावर n/2 डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n/2। तो ये आ जाएगा a टू दी पावर n/2 इंटू b टू दी पावर n/2, दैट इज ab टू दी पावर हाफ होल टू दी पावर n। और what is ab to the power half? ab to the power half is your root ab, and what is root ab? root ab is gm of a and b to the power n। मतलब समेशन ऑफ ऑल इंसर्टेड एरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला क्या था? n टाइम्स ऑफ a प्लस b/2, दैट इज n टाइम्स ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया रूट ab टू दी पावर n, दैट इज gm ऑफ a एंड b का टू दी पावर n, ठीक है। उधर प्रोडक्ट में था तो यहाँ पे पावर में आ गया, वही चीज मैंने आपको पहले बोल के दिया था, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा खत्म हुआ, समाप्त हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सारा थ्योरी के बारे में अपन ने बातचीत कर ली। अभी हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो भी यहाँ पे अच्छे से बढ़िया से एकदम नोट्स बनाओ अच्छे से, और जो भी चीज समझ नहीं आता है तुरंत पूछो, पहले पूछ करके क्लियर करो, फिर क्वेश्चन वाला सेक्शन आप देखो, ठीक। चलो तो चलो अभी जीपी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे 80 में 23, 24 किया था, इतना ही है। आज के क्लास में शायद इतना ही पॉसिबल होगा, और पॉसिबल नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक। तो देखो क्या बोल रहा है कि इन जीपी थर्ड टर्म इज 2, ठीक है ना। थर्ड टर्म जो है वो 2 है, तो T3 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, T6 का वैल्यू -1/4 दिया हुआ है, तो आपको T10 पूछा है। 10th टर्म ऑफ दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा आपको निकालने को बोला गया है। तो आप सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन को? तो लेट A and R be the first term and common ratio of GP, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो गिवन क्या है? गिवन जो डाटा है वो पहले लिख दोगे। गिवन डाटा है T3 इक्वल टू 2, दैट इज AR टू दी पावर 3 - 1 इक्वल टू 2। तो यहां से AR स्क्वायर का वैल्यू 2 मिल जाता है एक ऑप्शन में, ठीक है। आगे चेक करते चलो। आगे T6 इक्वल टू -1/4 दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज AR टू दी पावर 6 - 1 -1/4 है ना। दैट इज AR टू दी पावर 5 हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा रोमन नंबर 2, क्लियर। तो अभी यहां से अगर मेरे को एलिमिनेट करना है तो A को एलिमिनेट करूंगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये AR टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई AR स्क्वायर आ जाएगा, तो ये -1/8 आ जाएगा। तो R³ का वैल्यू आ जाएगा -1/8, दैट इज -1/2 होल क्यूब। तो क्लियरली R का वैल्यू जो है -1/2 दिख रहा है। भले यहां से और भी सॉल्यूशन आएगा जो कि इमेजिनरी होगा, तो अपन को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो R का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 आप क्लियरली देख लो कि AR स्क्वायर 2 है, R का वैल्यू पता चल चुका है, तो A इंटू 1/4 इक्वल टू 2 हो गया, तो A का वैल्यू अपने को 8 मिल जाएगा, क्लियर है ना। दैट्स इट। तो ये A का वैल्यू 8 मिल गया।
ये अगर 8 आ जाता है और आर का वैल्यू -12 आ गया तो आराम से आप 10 के साथ निकाल सकते हो। Therefore T10 हो जाएगा आपका a r to the power 10 minus 1 that is 8 into -12 to the power 9। तो ये आ जाएगा आपका -8 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, जिसको अगर अपन कैंसिल करते हैं तो शायद ये -1 डिवाइडेड बाई 64 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यही होगा आपका 10th टर्म। हो गया ना, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलते, चलो अगला क्वेश्चन। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी इज 15। इनफाइनाइट टर्म समेशन जीपी का 15 है। तो सबसे पहले जो एब्सेंट है उसको आप कंसीडर कर लो, ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी। ठीक है, तो गिवन डाटा लिखो। गिवन क्या दिया गया है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज एस एन नहीं एस इंफिनिटी। कितना दिया गया है? 15। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इक्वल टू 15। ये हो जाएगा। एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 45। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स अगेन sum of squares up to sum of squares of infinite term ही होगा obviously। infinite of लिखे या फिर up to, equal to 45। that is exactly आपको क्या बोल रहा है कि वो जो सीरीज था ना ए आर स्क्वायर ए आर टू दी पावर 3, उन सब में सबको स्क्वायर कर दो। तो ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, फिर ए स्क्वायर आर ए आर स्क्वायर था ना, तो ये आर टू दी पावर 4 हो गया, फिर ये आर टू दी पावर 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन जाएगा कहां तक? इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो इनफाइनाइट, ये भी तो एक जीपी में ही है ना, स्क्वायर कर दिया तो क्या हुआ? सबके सब जीपी में ही तो आएगा ना। तो ये भी एक जीपी है। इसका जो इनफाइनाइट तक जो समेशन होगा वो क्या होगा? क्लियरली देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कर तो कितना आएगा? आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कर तो आर स्क्वायर। ये जीपी है तो ये तो सेम ही रहेगा, तो कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी बस कुछ ही नहीं करना है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या कर देना है? आर का वैल्यू निकालना है पहले, फिर ए का वैल्यू निकाल देना। ठीक है, तो आपके पास सीरीज आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्क्वायर अगर मैं करूंगा तभी तो मुझे फायदा होगा ना। बोले सर कैसे फायदा होगा? ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी फ्रॉम 1 and 2 आप इजीली बोल सकते हो। सिंप्लीफिकेशन क्लियर होना चाहिए। डिवाइड अगर कर देंगे तो 1/1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये 225/45 जो होगा ये आपका बन जाएगा, मान लो 5 आ जाएगा, 225/45 5 आ जाएगा ना। तो यहां से चीजें बन रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 5 आर स्क्वायर माइनस 10 आर। ये कहीं ना कहीं बन जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 3 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 3 आर माइनस 2 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 3 आर माइनस 2 हो जाएगा एंड आर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू आपको 2/3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। आर का वैल्यू 1 तो अपन इंक्लूड नहीं करते बिकॉज इसके लिए नॉन मोनोटोनिक जीपी हो जाएगा। अपन मोनोटोनिक जीपी का बात करते हैं एज आर नॉट इक्वल्स टू 1 बिकॉज इनफाइनाइट जीपी हमेशा इसके लिए मोनोटोनिक जीपी के लिए पॉसिबल है। देयरफॉर आर का वैल्यू अपन बोलेंगे 2/3। समझ में आ रहा है ना? तो आर अगर 2/3 आ गया, देयरफॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज निकालने बोला है ना, तो सीरीज क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म आपका, अच्छा ये तो नहीं निकाला, अच्छा तो इसको थोड़ा सा ऊपर, मैं इसके बाद जो पोर्शन है इसको इधर कर रहा हूं, जगह नहीं है। तो फ्रॉम कोई भी इक्वेशन आप 1 से ए निकाल सकते हो। तो ए कितना आ जाएगा? 15 into 1 minus r, that is 15 into 1 minus 2/3 which is 1/3, that is 5 आ जाएगा। तो जीपी ज्योमेट्रिक सीरीज क्या हो जाएगा? ओरिजिनल सीरीज जो था आपका ए आर स्क्वायर ए आर टू दी पावर 3 ए आर टू दी पावर 4 ऐसे ही तो था ना।
ये तो आपने कंडीशन यूज किया कि इसको स्क्वायर कर दिया तो ये नया सीरीज बन गया, बट ओरिजिनल सीरीज तो ए कॉमा ए आर एस इंफिनिटी था ना, इनफाइनाइट सीरीज ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब ऐसे ही तो था ना अप टू इंफिनिटी तक। तो ये क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू है 5, फिर 5 इंटू 2/3 10/3 आ जाएगा, फिर 5 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर दैट इज 20/9 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। दिस इज योर ओरिजिनल इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो आपको डिटरमाइन करना था अंडर द टू गिवन कंडीशन जो कि क्वेश्चन में गिवन था। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आप प्रॉब्लम को डिजाइन करोगे, समझ आ रहा है ना? तो समझो अच्छे से प्रॉब्लम को किस तरीके से अपन सोचेंगे, है ना, और फिर अकॉर्डिंगली आप एक्ट करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, आगे बढ़ते भाई। देखो जरा ध्यान से देखो, Pth, Qth, Rth term of a GP are x, y, z respectively. Then find the value of this. ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म एब्सेंट है, तो आप मान लोगे, मैं और लिख नहीं रहा हूं, दो क्वेश्चन में लिख के दिया, भी आप लिख सकते हो। ए को फर्स्ट टर्म मान लो और आर को कॉमन रेशियो मान लो, लेट वगैरह लिख दो। अभी पीएथ टर्म बोला है, क्या बोला है पीएथ टर्म, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी आर इंक्लूड हो गया, तो कॉमन रेशियो को आर नहीं के मान लो, के। ठीक है, तो पीएथ टर्म बोला है एक्स है, मतलब पी का वैल्यू एक्स, दैट इज पीएथ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एक्स। फिर क्यूएथ टर्म है y और फिर आरएथ टर्म है z। तो टीपी का वैल्यू अगर x है तो a इंटू के टू दी पावर p माइनस 1 हो जाएगा x, फिर इधर से a इंटू के टू दी पावर q माइनस 1 हो जाएगा y, और इधर से a इंटू के टू दी पावर r माइनस 1 हो जाएगा z। तो अभी अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है x टू दी पावर q माइनस r इंटू y टू दी पावर r माइनस p इंटू z टू दी पावर p माइनस q का वैल्यू निकालना। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, देखो x का वैल्यू डाल देते हैं a इंटू के टू दी पावर p माइनस 1 होल टू दी पावर q माइनस r, फिर y का वैल्यू डाल देते हैं a इंटू के टू दी पावर q माइनस 1 होल टू दी पावर r माइनस p, और z का वैल्यू निकाल देते हैं a इंटू के टू दी पावर r माइनस 1 होल टू दी पावर p माइनस q। तो यहाँ से a टू दी पावर q माइनस r, यहाँ से जो चीजें बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, r माइनस पी इंटू ए टू दी पावर पी माइनस क्यू। ए वाला एक ब्रैकेट में लेके आ गया और के वाला एक ब्रैकेट में लेके जाओ, ये दोनों को प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, पावर पावर तो प्रोडक्ट होगा ना, पी क्यू माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा, फिर आ जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू, और इधर आ जाएगा आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, और यहाँ पे के टू दी पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना, ये सबके सब कैंसिल हो जाएगा, इधर भी सबके सब कैंसिल हो जाएगा, तो ए टू दी पावर 0 इंटू के टू दी पावर 0 आंसर आपको 1 मिल जाएगा। क्लियर है ना, समझ आ रहा है मेरी बात? तो वही चीज जो है जो आपको ध्यान से करना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो बात बन जाएगा और कुछ नहीं चाहिए, समझ आ रहा है ना, बस। टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी क्यू आर और पी क्यू आर आर पी क्यू आर आर पी, हाँ 12 टर्म कैसे मिल जाएगा। ठीक है ना, आंसर 1 आ गया। वही चीज आपको प्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपन अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, आगे चलते, चलिए आगे देखिए ध्यान से। इफ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी इज 19, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म का बात आएगा तो आप हमेशा एबीसी कंसिडर नहीं करते हो, आप ए बाई आर ए और ए आर कंसिडर करते हो। याद रहे, ये नोट, ये जो प्रॉपर्टी आप सीखे उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो लेट, पहले लिख दोगे लेट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, let 3 consecutive terms in GP, let 3 consecutive terms in GP be A by R, A, AR. According to question क्या दिया हुआ है कि इन तीनों का समेशन, दैट इज आपको सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, दैट इज A by R प्लस A प्लस AR कितना दिया हुआ है 19, और देयर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है।
तो हम इस तरीके से सिमेट्रिक टर्म कंसीडर करने का फायदा, एपी में क्या होता था, सम करने से कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाता था, अभी प्रोडक्ट करने से कॉमन रेशियो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड a बाई आर इंटू ए आर जो है वो 216 दिया हुआ है, आर आर कैंसिल हो जाएगा तो a क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 6 क्यूब, तो a का वैल्यू यहां से 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो फ्रॉम 1 आप आराम से यहां से a कॉमन ले सकते हो, अंदर 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 19 आ रहा है, तो ये कितना बन जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वेयर प्लस 6 आर इक्वल टू 19 आर, ठीक है ना। तो ये 6 आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस 6 हो जाएगा, है ना। तो यहां से 6 आर स्क्वेयर माइनस 4 आर माइनस 9 आर प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आर कॉमन ले लोगे तो ये 3 आर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और माइनस यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 आर माइनस 2 हो जाएगा, तो फैक्टराइज होकर के आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 2/3 या फिर 3/2, दो पॉसिबिलिटी आपके पास बन रहा है। आपको T1 निकालना है, फर्स्ट टर्म, T1 मतलब क्या, फर्स्ट टर्म एंड R निकालना है, तो R तो आ चुका है और फर्स्ट टर्म भी आ चुका है, ठीक है ना। देयरफॉर T1 इक्वल टू 6 एंड R इक्वल टू आप क्या दोगे, या तो 2/3 होगा या तो 3/2 होगा, दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। एक केस में ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग जीपी और एक केस में हो जाएगा डिक्रीजिंग जीपी, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो बस वही चीज है ना। और अगर आप ये दोनों चीज वैलिड है, क्यों मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं आपको। आप अगर तीनों टर्म को देखोगे तो देखो ना, एक डिक्रीजिंग बनेगा एक इंक्रीजिंग। 6/2/3 अगर आप ले लेते हो तो ये डिक्रीजिंग बन जाएगा, और 6/3/2 अगर ले लेते हो तो ये इंक्रीजिंग बन जाएगा, देखना आप करके, ठीक है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे सेट को रख करके अच्छे से देखो, दो पॉसिबल सेट जो बनेगा, एक डिक्रीजिंग बनेगा एक इंक्रीजिंग बनेगा, ये डायरेक्टली आप कॉमन रेशियो देख के बोल सकते हो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते चलो। क्या बोला जा रहा है, इफ एबीसी आर इन एपी, एबीसी किसमें है, एपी में है बोला जा रहा है, ठीक है। एबीसी आर इन एपी, अच्छा एबीसी आर इन एपी आप अच्छे से लिख देना, मैं बस डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा। तो यहां से एक कंडीशन अपने को मिला। आगे बोलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी है, तो डेफिनेटली यहां से बोल पाएंगे ना कि बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज बी टू द पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अभी इन तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व करके आपको एबीसी निकालना है, सच दैट ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स निकल सकता है, आपको वही आंसर चूज करना है जो ए बी से छोटा और बी सी से छोटा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अपन एग्जैक्टली यहाँ पे एलिमिनेशन कैसे करेंगे देखो, तो ये सिंप्लीफिकेशन का खेल है ना, जिसका बेसिक जितना स्ट्रांग है वो उतना ही सिंप्लीफाई कर देगा जल्दी। और ये सब प्रॉब्लम डिपेंडेंट है, जितना प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस किए हो अपनी जिंदगी में ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ पे ए प्लस सी का वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे डाल देते 2b, तो ये 3b इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये भी बहुत बच्चों को नहीं दिखता है। अगर b का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पे अपने को डायरेक्टली दो कंडीशन मिल गया ना कि ए प्लस सी का वैल्यू 2 मिल जाएगा, यहाँ से समझ में आ रहा है ना। मैं उतना लिख के नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में करना, ठीक है। ए प्लस सी का वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगर 1 है तो ए इंटू सी का वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मुझे दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मुझे ए प्लस सी इक्वल टू 2 और ए इंटू सी को 1 मान करके सॉल्व करना होगा, और एक बार ए प्लस सी को 2 और ए इंटू सी को -1 मान करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। और बी का वैल्यू तो 1 आ ही गया है। अभी यहाँ से सॉल्व करके देखो भी, देखो ना यहाँ से ना, मतलब अगर आपका मैथमेटिक्स ना मतलब इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है ना, मतलब क्या बोलूं यहाँ पे। अभी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से बहुत बच्चे c इक्वल टू 1/a है ना, यहाँ पे बहुत बच्चे c इक्वल टू 1/a लिख करके यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको और जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करके दे सकता हूँ। मैं बोलूंगा अरे भाई एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते ना जिसका सम ऑफ रूट a प्लस सी और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ, तो आप ध्यान से देख करके बोलो तो
क्या अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट ए और सी होगा? बिल्कुल होगा। ये सब क्वाड्रेटिक में आपको स्टडी करेंगे ऐसे। ए प्लस सी माइनस बी बाई ए, याद आ रहा है 10th में कुछ पढ़े थे, ए प्लस सी माइनस बी बाई ए 2 हो रहा है, ए इंटू सी बाई ए 1 आ रहा है। तो इन दोनों की मदद से ये सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का अगर इन्फॉर्मेशन में सोच लेता हूं, अगर ये आपको देख के पता चल जाता है तो इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 माइनस, अच्छा ये तो परफेक्ट है, क्या पता, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा और एक्स कौन है आपका, मतलब 1 और 1 दोनों ही 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब ए और सी दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। समझ आ रहा है ना। और उधर अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दिया और इधर 2 कर दिया, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया और ये रूट 2 होल स्क्वायर हो गया। एक्स का वैल्यू आ गया, एक आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 और एक आ जाएगा 1 माइनस रूट 2, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज आप बोल सकते हो कि एक हो जाएगा, ए का वैल्यू, अभी कौन सा, किसको कौन सा कंसीडर करें, आप दोनों कंसीडर कर सकते हो, ए 1 प्लस रूट 2 और सी 1 माइनस रूट 2 भी हो सकता है, या फिर ए भी 1 माइनस रूट 2 और सी भी 1 प्लस रूट 2, ये पॉसिबल है। अभी ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बोला है कि ए इज लेस देन सी, तो यहाँ पे तो ए और सी इक्वल हो गया, तो ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। और इन दोनों में कौन सा चूज करोगे? 3 ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। बी तो फिक्स है, एक तो आ रहा है ए सी 1 और बी इक्वल टू 1, ये एक आंसर है। इसके साथ बी इक्वल टू 1 चिपका दो तो ये एक आंसर हो जाएगा, और इसके साथ बी इक्वल टू 1 चिपका दो तो ये एक आंसर हो जाएगा। तो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आपको एक ही आंसर दिख रहा है, वो है लास्ट वाला, दैट इज ए इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1 प्लस रूट 2। अगर इस तरीके से मैं चूज करता हूं लास्ट वाले को, तभी ए लेस देन बी लेस देन सी हो रहा है ना। फर्स्ट और सेकंड पे ए लेस देन बी लेस देन सी वैलिड नहीं हो रहा है। क्लियर है? दैट्स व्हाई ये आंसर में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो ये सब बीच में जो बता के जा रहा हूं ना, ये सब कोई चैप्टर या फिर टॉपिक बोल करके पढ़ा नहीं सकता। समझ आ रहा है ना। ये सब पढ़ाते वक्त दिमाग से निकलता है भाई, हमेशा नहीं निकलेगा, है ना। हमेशा नहीं निकलेगा, ये सब देखने के बाद ही दिमाग से निकलता है। समझ में आ रहा है ना। तो वही चीज जो की पॉइंट्स बताई, ये सब की पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है ना। ये सब जो बच्चा याद रखेगा ना एग्जाम तक, वो हमेशा कितना भी एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, उससे हमेशा थोड़ा सा एज पे रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा उससे। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये सब जो बच्चा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना करके इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेगा, उसी को उसने एक लाइन में खत्म कर डाला, तो उसका समय नहीं बचेगा क्या? वो जो समय बचेगा वो किसी अच्छे प्रॉब्लम पे देगा, तभी तो जाकर के उसका फायदा होगा और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ पाएगा। समझ में आ रहा है ना। क्लियर है। तो ये सब का बहुत सारा एडवांटेज है, ठीक है ना। जो फर्जी टीचर्स नहीं होते हैं, वो लोग ये सब को ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक, ये वर्ड आप सुने होंगे बहुत ज्यादा, ट्रिक, ठीक है ना। तो ये ट्रिक उनके लिए होगा, हकीकत में ये सब ट्रिक नहीं है। ये वास्तव में इंसान जो है, जितना डेवलप हुआ है, वो ये सब अपने दिमाग से सोच करके निकालता है। समझ में आ रहा है। तो ये ट्रिक का नाम देकर के इसको आप अगर इंसल्ट करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ट्रिक ट्रिक बोल के कुछ नहीं होता है, और ना ही अपन ट्रिक में कभी भरोसा करते हैं, क्योंकि आईटीजी एडवांस कभी भी ट्रिक से निकलने वाला एग्जाम नहीं है। उसके जिसके पास दिमाग है, प्रॉपर कंसेप्ट है, उसी से होगा। शॉर्टकट, ट्रिक, ये सब फर्जी चीज है, ये सब के पीछे मत भागो, ये सबसे कभी भी आईटी नहीं निकलता है। प्रॉपर तगड़ा कंसेप्ट अगर है बंदे के दिमाग में, तभी जाकर के लगेगा उसका, नहीं तो वो सवाल देख करके इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ ट्रिक 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 करता रहेगा, है ना, और सवाल उससे बनेगा नहीं। ऐसा आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज्यादा मिल जाता है, ये इसका ट्रिक, उसका ट्रिक, ये सब, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये आपको एक ट्रिक बोल के एक वीडियो बना करके दे देगा। समझ में आ रहा है। अभी ये काहे का ट्रिक है? ये क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद बच्चा खुद से दिमाग से सोच करके निकालता है ना। ये सब कुछ ट्रिक विक नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक भी कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में, ट्रिक या फिर शॉर्टकट सिखा दो सर, ट्रिक सिखा दो। अबे कंसेप्ट सीखेगा तो सारे सवाल बनेगा, ट्रिक सीखेगा तो ट्रिक वाला सवाल ही वही बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सब शॉर्टकट वगैरह नहीं देखते हो क्या? वो जो वैदिक मैथ्स टाइप का, अभी वैदिक ओरिजिनल मैथ्स का बात नहीं कर रहा हूँ, जो शकुंतला देवी, उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं ओरिजिनल देखना, कुछ वीडियो वगैरह मिलता है ना, ये बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने का, हम तो देखते सर, उनका जो क्वेश्चन है वहीं पे हमारा ट्रिक लगता है, बाकी हर जगह पे तो लगता नहीं है, ठीक है। ये सब बेकार का चीज है। ओरिजिनल कंसेप्ट लो, वो अगर आपको आता है तो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों अलग अलग चीज होता है। शॉर्टकट ट्रिक ये सब के पीछे मत भागो, ये सबसे आपका कोई फर्जी स्टेट लेवल एंट्रेंस क्लियर हो सकता है। आईटीजी मेन एडवांस मेन पहले लग जाता था ट्रिक विक, है ना। बट अभी जो मेंस का स्टैंडर्ड है, कभी भी आपको आईटीजी मेंस फिर भी काम सवाल में लग सकता है, तो उसके लिए अपन उसको ट्रिक बोलेंगे क्या? नहीं, आईटी एडवांस में तो सोचो ही मत आप, ठीक है। आपका ट्रिक विक काम आ जाएगा। चलो ये सब क्वेश्चन करना है आपने, हाँ।
सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, मैं कोई भी एक आपको बताता हूं, ठीक है, बाकी सारे अपना आप सोचना। चलो मैं ये बड़ा वाला बताता हूँ, ये 4 और 6 बताता हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये सब क्वेश्चन ना आप खुद से भी कर सकते हो, और ऑलरेडी आप किए भी होंगे। वो जो क्लास 9 10 में आप करते थे, याद है ना आपको, है ना, ये रिकरिंग डेसिमल को, इसको आप क्या लिखते थे, 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1, तो ऐसे ये चलता जाता था, है ना। फिर रिपीटेशन करने के लिए इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5, 10 to the power 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 4 3 2 1 पॉइंट 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ऐसे चलता जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 बोल देते हैं। फिर 2 से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 99,999 x आ जाएगा, और इधर 5 4 3 2 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 99999, ठीक है। तो ये तो बेसिक करके आते हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ना अपन जीपी से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वही मैं दिखाता हूं आपको, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो कैसे करेंगे बेसिकली अपन देखो जरा ध्यान से, इसको अपन क्या लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जरा ध्यान से देखिएगा तो, प्लस पॉइंट यहां पे 0 डाल देते हैं, है ना, बढ़िया से आप समझ जाओगे एकदम, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ जाओगे, है ना, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है 5 4 3 2 1 अपॉन 10 to the power 5, ठीक है। ये है 5 4 3 2 1 अपॉन 10 raised to power 10, ये है 5 4 3 2 1 अपॉन 10 to the power 15, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक चलेगा ना ये चीज, ठीक है। तो यहां से 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 10 to the power 5 कॉमन जा रहा है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे 10 to the power 5 बचेगा, यहाँ पे 10 raised to 10 बचेगा, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये तो बाहर रहने दो, और ये जो अंदर चीज बन गया ये क्या बन गया, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, ठीक है। बट मैंने बोला था कि इनफाइनाइट जीपी का समीशन का पॉसिबल होता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता है। तो चेक कर लो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, कैसे चेक करोगे, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, देखो ना दोनों करने से 1/10 to the power 5 आएगा। तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करके देख सकते हो कि ये क्या है, 1/10 to the power 5 आ जाएगा कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट जीपी का समीशन क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, याद है ना, a फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर कितना होगा 1/10 raised to 5, खत्म बात। तो 10 to the power 5 ऊपर जाएगा, कैंसिल कर देगा, तो 5 4 3 2 1, और नीचे आ जाएगा 10 to the power 5 minus 1, दैट इज 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 99999, वही आंसर आया जो आपको पहले मिला था, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ जीपी भी आप ये सब आराम से कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर जीपी से तो आसान है, मेरा एक्स वाला तरीका ही आसान है, ठीक है। तो एक्स वाले तरीके से आप ये तो निपटा दोगे, बट इसमें फंस जाओगे, ठीक है। बट अगर आप ये चीज सीख जाओगे तो इस टाइप का कोई भी समीशन आपको अगर मिल जाता है तो आप करके निकाल दोगे, समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलो अभी इसको देखते हैं, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, चलो अगर देखो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 किस तरीके से जा रहा है, nth टर्म का 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, है ना, ऐसे जा रहा है अप टू nth टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप ध्यान से समझो। सबसे पहले इसको मैं क्या करूं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, दैट इज इसको आप 9/10 समथिंग ऐसे कुछ लिखते जाओ, आराम से चीज बनता जाएगा, है ना। 9/10 प्लस 99/10 स्क्वायर प्लस 999/10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू nth टर्म, ठीक है। तो यहां से अपन 9/10 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 11/10 आएगा, ठीक है। फिर 111 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर आया, एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक चलेगा, ठीक है। तो अभी यहां से क्या करना है, देखो इसी क्वेश्चन को ना मैं यहाँ पे 8 देके भी करा सकता हूँ, 7 देके भी करा सकता हूँ, 6 5 4 3 2 कुछ भी देके मैं करा सकता हूँ, 1 देके 1 से 9 तक कुछ भी देके मैं यहाँ पे करा सकता हूँ। तो आपको शीट में या फिर आपका किताब में आपको मिल जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, बड़ा बेसिक लेवल क्वेश्चन होता है, ठीक है। आईटीजी मेंस में भी पूछ रखा है ना। मैंने फर्स्ट बार मैंने तो रिपीट किया था, बट मैंने जब फर्स्ट बार जेईई दिया था तो मेरे टाइम में आया था, ये 7 लेकर के आया था, ठीक है। ये 7 वाला भी बहुत फेमस है, कहीं पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज 1 से 9 तक सब में एक ही थॉट हम रखते हैं
कि हम हमेशा क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 9 बनाने के पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ वो लॉजिक क्या है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में तो कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको 9 देकर के करा के ज्यादा फायदा नहीं होगा, 8 देके कराता हूं, ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा, आपको ज्यादा चीज सीखने को मिलेगा, क्योंकि 9 वाला ऑलरेडी आपको 8 वाले में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8 आप कॉमन ले रहे हो, तो ये अंदर ऐसे आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे नीचे 9 से मल्टीप्लाई करता हूं और अंदर अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं, तो सीन जो है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो जरा आप ध्यान से देखिएगा, सीन क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये 8/90 हो जाता है, और यहाँ पे इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हो, 9 को मैं एक जीपी में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं 10-1 लिख दूंगा। इस 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, जानते हो, 10² - 1 डिवाइडेड बाई 10। इस 999 को मैं क्या लिख सकता हूं, जानते हो, 10³ - 1 डिवाइडेड बाई 10²। तो ये आप तभी लिख पाओगे जब यहाँ पे आपके पास 9 वगैरह आएगा, ठीक है ना। 9 मतलब 9, 99, 999, ये पैटर्न जब बनेगा तभी आप 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1 लिख सकते हो। और जब तक आप ये नहीं रखोगे तब तक आपका जीपी सीरीज बनेगा नहीं, अंदर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ आ रहा है ना। तो इसीलिए अपन हमेशा यहाँ से 8 वगैरह कॉमन लेके 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते हैं। 1 से 7 तक 9 तक कोई भी क्वेश्चन दे दूं, आप हमेशा 9 अगर दे देता हूं तब तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 10 - 1, 10² - 1, और बाकी सब में आप कॉमन लेकर के 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, ठीक है। अभी बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा स्कोप बन गया, यहाँ पे कौन सा जीपी बन गया, देखो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, अकल लगा करके थोड़ा सा देखो तो अपना आप दिखेगा कि कहां से जीपी बना। देख यहाँ पे एक 10 बच रहा है, यहाँ पे 10²/10 एक 10 बच रहा है, 10³/10² 10 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ सारे चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1/10 आएगा, फिर 1/10² आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। बट सवाल है कि इस ब्रैकेट में कितना टर्म है और इस ब्रैकेट में कितना टर्म है, ये बता दो सर। देख यहाँ पे टोटल कितना टर्म था, ऐसे कितना टर्म था, 1 2 3 ऐसे कर करके n टर्म्स है। अभी हर एक टर्म में एक 10 वाला प्रेजेंट है और एक 1 वाला प्रेजेंट है, तो इस ब्रैकेट में भी तो n टर्म्स ही होगा ना। बच्चे यहाँ पे n/2 और यहाँ पे n/2 लिख देते हैं, जो उनका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। मैं आपको पहले से वार्न करके दे रहा हूँ, समझाने के बाद मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे nn लिख देता ना, तब भी जाकर के आप जब खुद से करते तो यहाँ पे गलती करते। ये सब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। करते बच्चे तभी बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पे n/2 यहाँ पे n/2 लिख देंगे। अरे भाई यहाँ पे n/2 नहीं होगा, ये एक ही चीज आधा आधा नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने एक ही n टर्म्स को, पहले ये देखो n टर्म्स को हर एक टर्म में 2-2 टर्म क्रिएट कर दिया, मतलब n टर्म्स को मैंने ट्वाइस n टर्म में ब्रेक कर दिया। समझ में आ रहा है ना, मैंने जबरदस्ती n टर्म्स था, उन n टर्म्स को मैंने ट्वाइस n टर्म कर दिया। एक ब्रैकेट के अंदर 2-2 टर्म आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो मैंने n को ट्वाइस n बना दिया, उस ट्वाइस n को मैंने आधा आधा करके लिख दिया, तो ब्रैकेट में n और n ही होगा। दैट इज दोनों ब्रैकेट में अप टू nth टर्म और nth टर्म ही होगा, ठीक है ना। कोई n टर्म का कोई चक्कर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10 को 2 बार जो ऐड करोगे तो अब क्या आएगा, 10 × 2, 10 × 3, 10 × 4। तो अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 × n आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो 10 × n आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और माइनस, तो यहाँ पे तो 10n आप डायरेक्टली लिख सकते हो, और इंटू देखिए क्या करोगे, और इधर क्या बन गया, पूरा पूरा एक जीपी बन गया ना, ठीक है। तो इस जीपी सीरीज का समेशन इंफिनिटी तक तो नहीं है ना, nth टर्म तक समेशन चाहिए, तो sn का फॉर्मूला लगा दो, है ना। r का वैल्यू यहाँ पे क्या है, <1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a × 1 - r⁴n/1 - r। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, तो 1 तो लिखना ना लिखना बराबर है, 1 - r⁴n, दैट इज r कितना है, 1/10। सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, रेशियो ले लो ना, कितना आएगा, 1/10 डिवाइडेड बाई 1, 1/10 आएगा, डिक्रीजिंग जीपी है, तो 1/10 टू द पावर n, 1/10 होल टू द पावर n, तो 1/10 टू द पावर n ही होगा ना, डिवाइडेड बाई 1 - r, दैट इज 1 - 1/10। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 8/90 इंटू 10n माइनस 1 - 1/10 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 9/10, ठीक है। अभी आप इसको पलट के लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8n/9 आ जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट करते, और ये 10/9 हो जाएगा, दैट इज 10 कैंसिल, तो ये 8/81 इंटू 1 - 1/10 टू द पावर n, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और अगर इसी पे आप इंफिनिटी तक मुझे पूछना चाहते हो तो यहाँ पे 10 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 8n और ये भी इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा। और लिमिटिंग वैल्यू अगर आपको निकालना आता नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, इसको भी इंफिनिटी, इसको भी इंफिनिटी। अभी ये तो पॉसिबल है ही नहीं निकालना आपके लिए, इसीलिए आप निकाल नहीं पाओगे यहाँ तक इंफिनिटी तक समेशन, ठीक है ना। तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा बेसिकली।
तो ये समीशन आप फंस जाओगे ना निकालने में यहाँ पे इन्फिनिटी तक। ये तो निकाल दो कि इनफाइनाइट जीपी है, बट ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना, ये क्या होगा कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। इसीलिए ये इनफाइनाइट जीपी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये nth टर्म क्वेश्चन दिया गया जो आप निकाल दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो SN और S इन्फिनिटी में बहुत बड़ा अंतर है जो आपको बेसिक से पकड़ के समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose consecutive digits are in GP। 3 डिजिट में टोटल कितना नंबर है जिसका कंसेक्यूटिव डिजिट्स जीपी में है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, 4 6 9, ये 3 डिजिट नंबर है और कंसेक्यूटिव डिजिट्स जो है वो जीपी में, दैट इज 6 और 4 जीपी में देखो ना, 6/4 आता है, 3/2 और 6 और 9 9/6 भी आएगा, 3/2। तो कंसेक्यूटिव डिजिट जीपी में हो ऐसे कितने नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खेलते रहिएगा इस प्रॉब्लम के साथ और सोच करके मेरे को जवाब देना। जो बच्चा पहले जवाब देगा उसके लिए चॉकलेट, ठीक है। चलो तो देखता हूं कौन वीडियो सबसे पहले देखता है और किसका रिप्लाई सबसे पहले आता है, या फिर आता है या नहीं, ठीक है। शायद अगर कोई ना देखे वीडियो तो किसी का रिप्लाई नहीं आएगा ना, ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंपल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बस ढूंढते रहना आपको। 3 डिजिट ज्यादा नंबर्स भी नहीं होता है, 101 से 999 तक होता है, ठीक है। तो आप ढूंढते रहो ना अकॉर्डिंगली, पहले 1 सेट करो, फिर 1 अगर यहाँ पे सेट करो तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 अगर आता है फिर 4 आएगा, ऐसे सोचते रहो ना, सोचो ना आराम से, क्या है। बट 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अगर नहीं है तो पूछ लेना फोन करके कि सर नहीं आ रहा, बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ए जीपी इज 13। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमेशा अपन क्या कंसीडर करेंगे, A/R, A और AR। इनका समेशन 13 दिया हुआ है और इनका स्क्वायर का समेशन दिया हुआ है 91, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको T1 और R निकालना है। तो सिंपल ही है, ऐसा प्रॉब्लम शुरू से पहले मैंने कराया आपको। तो यहां से आप ऐसे करोगे इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे A कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा 1/R + 1 + R = 13, फिर स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा 169। फिर डिवाइड कर दो तो a² कैंसिल करके R आ जाएगा सॉल्व करके, और फिर R पुट करोगे तो A आ जाएगा, है ना। तो A अगर आ गया तो T1 आ जाएगा और R भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो कर लीजिएगा ये सब, है ना। और अगर डाउट होता है तो साथों साथ पूछना है, ठीक है, साथों साथ पूछना है। चलो आगे बात करते भाई। 4 GM इंसर्ट 4 GM बिटवीन A एंड B। अरे बाप रे, A और B के बीच में डालना है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हो जाएगा B/A होल टू दी पावर 1/n+1, दैट इज 4 + 1। तो B/A होल टू दी पावर 1/5 हो जाएगा। तो G1 जो होगा वो क्या आएगा, A × R आएगा, दैट इज R आप पुट कर देना, ठीक है। फिर G2 AR², फिर AR3, फिर AR टू दी पावर 4, फिर AR टू दी पावर 5, ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो 5 GM आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। ये सब सिंपल प्रॉब्लम है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ AM ऑफ A एंड B इज 15, तो AM ऑफ A एंड B अगर 15 है तो A + B/2 15 हो जाएगा, और GM इज √AB, √AB इज 9। यहां से बस सॉल्व करके अपने को क्या निकालना है, A और B का वैल्यू निकालना है। तो यहां से A + B आ जाएगा अपने को 30, और यहां से स्क्वायर कर दोगे तो AB आ जाएगा 81, ठीक है। तो अभी यहाँ पे B = 30 माइनस है, यहाँ पे पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके निकाल दो, या फिर B का वैल्यू 81/A यहाँ पे पुट कर दो, सिंप्लीफाई करके निकाल दो, या फिर अगर आपके दिमाग थोड़ा है तो आप x² - सम ऑफ द रूट दैट इज 30x + 81 = 0 करके आंसर निकाल दो। समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा। 27 और 3 हो जाएगा, है ना। आंसर क्लियरली दिख ही रहा है, 3 और 27 आएगा, ठीक है ना। दैट इज A हो जाएगा 3 और B हो जाएगा 27, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि A 27 और B 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप आराम से ये सब कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो टेक्निक मैंने बोला क्वाड्रेटिक यूज करके, तो वो आप बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करो जैसे वो लोग करते, ठीक है। तो उसी तरीके से आप करो, और आगे अगर जहां पे जरूरत होगा अच्छी चीज आएगा जेईई के एग्जाम में, आप इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन यूज करके अपना समय जो है वो भरपूर
सेव कर सकते हो। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। तो सम ऑफ ए एंड बी इज एन टाइम्स देयर जीएम दिया हुआ है, दैट इज सम ऑफ ए एंड बी इज एन टाइम्स देयर जीएम, दैट इज रूट ए बी का एन टाइम्स है। ठीक है ना? तो अब मेरे को ये प्रूव करना है बेसिकली। तो अपन देखो यहां पे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे सबसे पहले कि एक तो तरीका है कि आरएचएस पकड़ लो, एन का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करके निकाल दो। ठीक है ना? बट वो एक बच्चे वाला मेथड हो जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपन डायरेक्टली सोचने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, तो शायद क्या पता आंसर तक पहुंच जाए। नहीं तो चलो क्या सोचेंगे यहाँ पे देखते हैं। हाँ तो सोचे क्या, ये भी सवाल है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नहीं भाई, सोचेंगे तो सोचेंगे क्या। ठीक है, इज एन टाइम्स देयर जीएम, तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना? अच्छा तो ए बाई बी अपने को निकालना है यहां से। ठीक है, तो ए बाई बी अगर निकालना है बेसिकली तो अपन क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ए बी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, 2 लगा देता हूं, यहाँ पे 2 लगा देता हूं और इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूं। क्योंकि मेरा दिमाग में क्या काम कर रहा पता है कि मैं यहाँ पे पहले ए बाई बी तक अगर पहुंचना है तो मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दूंगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप जानते हो क्या है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ए बाई बी अगर सी बाई डी है तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी के इक्वल होगा। तो ये ए प्लस बी प्लस ट्वाइस रूट ए बी हो जाएगा और ये ए प्लस बी माइनस ट्वाइस रूट ए बी हो जाएगा। तो ये एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 2 हो जाएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 2। क्लियर है? समझ आ रहा है ना यहाँ तक? चलो बढ़िया है ना? तो अभी अपन यहां से क्या कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट अगर ले लोगे तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी कितना आ जाएगा, है ना? एन प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एन माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अभी वापस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो ऊपर आ जाएगा 2 रूट ए, नीचे आ जाएगा 2 रूट बी और इधर आ जाएगा रूट ऑफ एन प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एन प्लस 2 माइनस रूट ऑफ एन माइनस 2। यहां से स्क्वायर करके ये कैंसिल हो गया। अभी रूट ए बाई रूट बी मिल गया, बट आपको चाहिए ए बाई बी, तो स्क्वायर कर दो वापस। ठीक है ना? तो स्क्वायर कर दोगे तो ये एन प्लस 2 प्लस एन माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ पे एन प्लस 2 प्लस एन माइनस 2 माइनस 2 अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये ट्वाइस एन प्लस, तो ये एन प्लस। तो देखो अभी वीडियो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा था, अभी पूरा खत्म करके जाके देखता हूँ ये कैंसिल हो गया, क्या करें बोलोगे? ठीक है, तो आप समझ आना ये अंत तक पहुंच ही गया था, बस स्क्वायरिंग कर दो और आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं 12 से वापस बता देता हूँ, 12, 13, 14 देख लो। 12 में क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन जीपी। कंसेक्यूटिव तो नहीं बोला, बट फिर भी आप कंसिडर कर लो, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, तो फिर बोलता है कि इफ वी डबल द मिडिल टर्म को अगर डबल कर देता हूं तो ये तीनों के तीनों एपी में आ जाएगा। तो एपी में मतलब ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, दैट इज मिड टर्म का डबल, तो ये 4a हो जाएगा, 4a इक्वल टू ए बाई आर प्लस ए आर हो जाएगा। तो यहाँ से ए आप कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज ए शुड बी नॉन जीरो। फर्स्ट टर्म है ना, तो कैसे जीरो हो सकता है, नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से आराम से सॉल्व करके, इस क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके आप आराम से आर का पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2, दैट इज 2 प्लस माइनस रूट 3 के आंसर। तो एक 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा और एक 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये तो 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, मतलब एक के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा, एक के लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ आ रहा है ना मेरी बात? क्लियर है? चल, तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कर लीजिएगा, ये कॉमन रेशियो निकालने के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन देख लो, एबीसीडी आर इन एपी। एपी बोलेंगे एबीसीडी, to prove that this are in GP। अच्छा, ABCD आर इन AP है क्या? AP तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, AP अगर होता है तो कैसे करेंगे? ABCD आर इन AP नहीं होगा यार, GP होगा। ABCD आर इन GP होगा। ठीक है, तो ABCD अगर GP में होता है तो B बाई A जो है वो C बाई B के इक्वल होगा और वही चीज D बाई C के इक्वल होगा। और जब भी एक से ज्यादा इक्वलिटी मिलता है तो हम जानते हैं कि हम डायरेक्टली इक्वल टू क्या मान लेते, K मान लेते। तो B का वैल्यू यहाँ पे AK के इक्वल आ जाएगा, C का वैल्यू BK आ जाएगा। B का वैल्यू AK पता था तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये AK स्क्वायर हो जाएगा और D का वैल्यू CK हो जाएगा, C का वैल्यू पता है तो ये AK क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? तो BCD मिल गया अपने को। ठीक है ना? तो BCD अगर मिल गया
तो अभी मेरे को प्रूफ करना है कि ये तीनों की तीनों टर्म जो है ये जीपी में होगा, ये तीनों की तीनों की जीपी में होगा। ठीक है, तो ये तीनों जीपी में अगर मुझे प्रूफ करना है तो मुझे कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट दिखाना होगा, मतलब सेम दिखाना होगा। तो करते सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे ले लो आप सी पावर एन प्लस डी पावर एन डिवाइडेड बाई बी पावर एन प्लस सी पावर एन। तो ये दोनों का आंसर सेम दिखाना होगा तभी जाकर के ये पॉसिबल है। तो b का वैल्यू हो जाएगा a टू दी पावर n k टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n k टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाई ये a टू दी पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा a टू दी पावर n k टू दी पावर n। तो यहाँ से कॉमन ले लो, कैंसिल आउट होकर के आंसर k टू दी पावर n आ जाएगा। और यहाँ पे डाल देते c का वैल्यू a स्क्वायर k टू दी पावर ट्वाइस n प्लस a स्क्वायर k टू दी पावर n होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a रेज टू n k रेज टू n प्लस c टू दी पावर n दैट इज a टू दी पावर n k टू दी पावर 2n। तो यहाँ से भी कॉमन ले लो, कैंसिल आउट होकर के k टू दी पावर n आ जाएगा। तो दोनों से सेम चीज आ रहा है, मतलब क्या कि दोनों बराबर हो गया। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या बोल सकते हैं कि अगर ये इसके इक्वल हो गया मतलब ये तीनों के तीनों किसमें होगा, जीपी में होगा। समझ आ रहा है, क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ये सब प्रॉब्लम है ना, ध्यान से कर लेना। 11 नंबर वाला देख लेना भाई। ठीक है, ये आप स्क्वेयरिंग करोगे तो हो जाएगा अपना। ठीक है, कॉम्पोनेंट टू डिपेंडेंटों का सवाल था बेसिकली। तो ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा दिमाग में। 14 वाला देख लेते हैं। 14 वाला काफी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों क्लास 9th क्लास 11th क्लास दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे किताब में लगभग दिख जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो मैं करके दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लो, है ना। S be the sum, P be the product, R be the sum of the reciprocals of n terms in a GP है। तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले आपको जीपी कंसिडर करना होगा, है ना। लेट A and R be the first term and common ratio of GP। तो अगर ये आप कंसीडर कर रहे हो तो S जो है वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द जीपी। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। और ये पूरा दुनिया को पता है कि ये क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 है। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन प्रूफ कर चुके हैं। P क्या बोला है, P बोला है P विद द प्रोडक्ट। ठीक है, तो P का वैल्यू हो जाएगा a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो ये आ जाएगा a, तो यहाँ पे n टर्म्स ही है तो a टू द पावर n होगा, और r के पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक होगा। तो यहाँ पे n माइनस 1 टर्म आ रहा है। ठीक है ना, तो समेशन करो तो n माइनस 1/2 आएगा। n तक अगर होता तो n/2 आता, ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो अपने को n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, जो कि p का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2 दो, और r जो है वो क्या है, सबका रेसिप्रोकल का समेशन है। ठीक है ना, r है सबका रेसिप्रोकल का समेशन। तो यहां से 1/a कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो एक जीपी है ना, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना n ही होगा, 1 से n माइनस 1 तक n माइनस 1 टर्म से यहाँ पे, और एक और एक्स्ट्रा टर्म है, तो टोटल टर्म कितना हो गया, n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n टर्म्स हो गया। ठीक है ना, पूरा इस सीरीज में कितना टर्म है, n टर्म्स हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू दैट इज 1 इंटू वन माइनस आर टू दी पावर n दैट इज 1 माइनस 1/r टू दी पावर n, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/r है ना। सेकंड बाई फर्स्ट देखो ना कितना आएगा, 1/r आएगा। थर्ड बाई सेकंड देखो कितना आएगा, 1/r आएगा। तो कॉमन रेशियो तो 1/r है ना, तो 1 माइनस आर टू दी पावर n के जगह पे 1/r टू दी पावर n होगा, बिकॉज कॉमन रेशियो इज 1/r। ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/r। ठीक है, अभी बच्चों को बहुत बार मैं पूछता हूँ, बोले तो बच्चा ये डिक्रीजिंग जीपी है इंक्रीजिंग जीपी है, बच्चा मेरे को फटाफट बोल देता है कि ये डिक्रीजिंग जीपी है, क्योंकि उसको देखता है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अरे भाई, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो आर के ऊपर डिपेंड करेगा। आर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होता हुआ जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीजिंग जीपी होगा। बट अगर आर का वैल्यू मैं 1 से छोटा बोल देता हूँ, हाफ बोल देता हूँ मान लो, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, है ना, हाफ स्क्वायर ये सब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी बनेगा। तो इसको मैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तब तक नहीं बोल सकता जब तक आर का वैल्यू पता नहीं चलता है। तो ऐसे
दिमाग कहीं और पे रख करके काम मत करना, ठीक है। प्रॉपरली चीजों को सोच करके काम करो। डिवाइडेड बाई r माइनस 1 आ गया और यहाँ से r टू दी पावर n और r कैंसिल होकर के 1 बाई r टू दी पावर n माइनस 1 नीचे आएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके प्रॉपरली कर लीजिएगा, है ना। और अगर दिक्कत होता है तो थोड़ा ध्यान से आप कॉल कर लीजिएगा, मेरे को बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप एलएचएस पे चलो, आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर एन है ना। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ए टू दी पावर ट्वाइस एन इंटू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर एन इंटू एन माइनस 1। आपको पता ही होगा ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन होता है ए टू दी पावर एम एन, बट ये भी मैंने आपको बोल के दिया कि ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन जो है वो कभी भी ए टू दी पावर एम एन के इक्वल नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जब तक होल ब्रैकेट नहीं लगेगा तो ये पावर प्रोडक्ट नहीं होता है। ये सब चीजों को आपको इंडेक्सिस में सिखाया गया होगा, ठीक है। तो आर टू दी पावर एन इंटू एन माइनस 1 आ गया यहाँ पे, और आर टू दी पावर एन क्या हो जाएगा, 1 बाई ए टू दी पावर एन आएगा, फिर आर टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 होल टू दी पावर एन आएगा, और नीचे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर एन माइनस 1 होल टू दी पावर एन हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ये ए टू दी पावर एन आएगा, और ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होल टू दी पावर एन। दैट इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होल टू दी पावर एन, जो कि इसका वैल्यू अपने को पता है एस, दैट इज एस टू दी पावर एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हो गया, बस आ गया ये आरएचएस के प्रूफ हो गया, समझ आ रहा है। तो बस वही चीज था, और तो कोई क्वेश्चन करने के लिए आज तो क्लास में समय है नहीं, पूरा हो गया। तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये चीज, ठीक है। तो और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में जीपी के, और उसके बाद अपन एचपी अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करेंगे। जो भी आगे टॉपिक है, मीन वगैरह आएगा, एमजीएम इनइक्वालिटी सीरीज, समीशन ऑफ सीरीज, बहुत सारी चीज आएगा, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जो भी डाउट है आपका, आप तुरंत मेरे को फोन करके पूछ लेना, जब जहां पे जिस क्वेश्चन में जिस थ्योरी पे डाउट आता है साथों साथ पूछोगे तो आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, ठीक है। तो डाउट रिड्यूस होता जाएगा, जब नहीं तो एक साथ बहुत ज्यादा डाउट आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, आप पढ़ते रहिएगा, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अलविदा आज के लिए, और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूछ लेना।